हफ्ते की दमदार शुरुआत और दिन के उच्चतम स्तर पर पहुंचते हुए बाजार और पिछले हफ्ते के हाईज को पार करने की अब है कोशिश। बैंक निफ्टी कर चुका है निफ्टी की तैयारी। क्या 11,000 के दर्शन जल्द होंगे इसी हफ्ते? यह है बड़ा सवाल। लेंगे इसका जवाब फाइनल ट्रेड में। आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह जी और मैं हूं रजत देवगन। जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय संकेत मिल रहे थे, उम्मीद नहीं थी कि 10,900 के लेवल को पार करेगा निफ्टी, लेकिन हकीकत है 10,900 के लेवल को पार करके उसके ऊपर टिक रहे हैं। और टाटा मोटर्स और पूरे टाटा ग्रुप समूह के स्टॉक्स में तो एक्शन बहुत शानदार खरीदारी होती हुई दिख रही है। आइए बता दें अब तक की बाजार की बड़ी बातें। दिन के उच्चतम स्तर पर 10,939 पिछले हफ्ते हमने हाई बनाया था। बाजार एग्जैक्टली उस लेवल के आसपास पहुंच चुका है। तो पिछले हफ्ते के हाई को टच करने की कोशिश बाजार की निफ्टी पर होती हुई दिख रही है। बैंक निफ्टी जिसने पिछले हफ्ते 27,197 का हाई बनाया था, उससे कहीं ऊपर निकलकर 27,350 के करीब ट्रेड कर रहा है, यानी कि शानदार तेजी होती दिख रही है। लेकिन आज के स्टार तो निफ्टी और बैंक निफ्टी के बाहर है। जी हाँ, मिड कैप इंडेक्स देखिए लगभग 2% की तेजी, और जो कमजोर क्वालिटी के हाई बीटा मिड कैप से वहां पर दमदार उछाल आती दिख रही है। कहाँ रही है? एनबीएफसी और बैंकिंग शेयर में शानदार खरीदारी होती दिख रही है। कच्चे तेल की नरमी का फायदा, और नरमी भी बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन कच्चे तेल की हल्की नरमी और रुपए की हल्की मजबूती दोनों मिलाकर जोश बढ़ रही है तेल कंपनियों में। जबरदस्त खरीदारी 5 से 6% तक की वहां पर होती हुई दिख रही है। मेटल और ऑटो शेयरों में भी शानदार रफ्तार बनी हुई। तो दुनिया भर के बाजारों की कमजोरी को नजरअंदाज करके सीमा पर तनाव कम होने का फायदा भारतीय बाजारों ने उठाया है दमदार खरीदारी के तौर पर। लेकिन फाइनल ट्रेड में क्या खास रहने वाला है आज, फटाफट से उस पर नजर डाल लीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है कि इवेंट्स कौन से लाइंड अप हैं जो बाजार पे इंपैक्ट डालेंगे। ट्रिगर्स यानी कि जो कल अहम ट्रिगर्स मार्केट के लिए साबित होंगे। खबरों वाले शेयर स्टॉक्स इन न्यूज़ हमारे साथ मौजूद रहेंगे। मेरे सहयोगी बताएंगे कि कौन से स्टॉक्स है जहां पर इंपैक्ट पड़ा है खबरों का। इसके अलावा पेपर शेयर्स में जोरदार तेजी देखने को मिल रही है। कारण क्या है ये बताएंगे आपको। सरकारी खेमा तो एक्टिव है ही, चाहे आप सरकारी शेयर्स बोलें या फिर सरकारी बैंक्स। जोरदार कमाई बीते कुछ दिनों से देखने को मिल रही है और आज भी एक्टिव हैं। बीटी एसटीटी कॉल्स होंगी और साथ साथ अनिल जी की स्ट्रैटेजी, कैसे कमाई कर सकते हैं निफ्टी और निफ्टी बैंक में, ये बताएंगे आपको। टाटा मोटर्स सबसे तेज चढ़ने वाला स्टॉक आज के दिन में निफ्टी का साबित हुआ है, और आयशर मोटर्स में भी तेजी देखने को मिली, यानी कि पूरा ही ऑटो पैक इस समय तूफानी तेजी में है। और इसके अलावा होगा बैंक से बेनिफिट। तो ये है तमाम वो एक्शन वाले पॉइंट जो आपको अब से लेकर 3:30 बजे के बीच में मिलने वाले हैं। लेकिन पहले आपको बता दें कौन सी हैं वो इवेंट्स जहां पर आपको रखनी है नजर आज के बचे हुए सेशन के लिए, दिन के लिए, और साथ ही कल के लिए भी। मानसी हमारे साथ तैयार है इन तमाम इवेंट्स की जानकारी लेकर। मानसी बताइए। जी बिल्कुल, शुक्रिया अनिल जी। आज और कल का दिन दोनों ही दिन बोर्ड मीट्स का दिन है, क्योंकि 6 से 7 कंपनियां बोर्ड मीटिंग करने जा रही है, जहां पर डिविडेंड, बायबैक, फंड रेजिंग को लेकर सोच विचार होगा। आज एक तो क्विक हील की बोर्ड बैठक है, जहां पर बायबैक को लेकर कंपनी सोच विचार करेगी। इसके अलावा कल के दिन की अगर बात करें, टेक महिंद्रा बायबैक की कल रिकॉर्ड डेट है। साथ ही एशियन ग्रेनेटो की पूंजी जुटाने को लेकर बोर्ड बैठक है। एचडीएफसी डिविडेंड को लेकर बोर्ड बैठक करेगा। साथ ही वेदांता भी डिविडेंड के लिए ही बोर्ड बैठक करने जा रहा है कल ही के दिन। और अंत में हडको पूंजी जुटाने को लेकर ये कंपनी भी कल ही के दिन अपनी बोर्ड बैठक करने जा रही है। चलिए, तो ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर आपको नजर रखनी है, जिसमें एचडीएफसी डिविडेंड पे बैठक कर रहा है, हुडको की बैठक है, और इसके अलावा एशियन ग्रेनेटो और क्विक हील तो वैसे फोकस में है, क्योंकि आज एक बड़ी अनाउंसमेंट हो सकता है कंपनी कर दे बायबैक के रूप में। लेकिन कुछ स्टॉक्स जहां पर एक्शन है फटाफट से वो देख लेते हैं, और उसको बताने के लिए पूजा इस समय मौजूद है न्यूज रूम से। पूजा बताएं जहां पर खबरों का असर हुआ वो कौन से स्टॉक्स हैं आज? टाटा मोटर्स में आज एक शानदार तेजी देखने को मिल रही है, और जेएलआर की बिक्री में जो सुधार के आंकड़े आए हैं उससे शेयर में शानदार उछाल आया है। जेएलआर की जो यूएस बिक्री आई है उसमें 29% की बढ़त इस बार दर्ज की गई है। जैगुआर यूएस बिक्री में करीब 59% की बिक्री इस बार बढ़त इस बार देखने को मिली है। तो टाटा मोटर्स में आज तेजी है। इसके अलावा कैडिला हेल्थ केयर, जाइडस को यूएसएफडीए की तरफ से एक मंजूरी मिल चुकी है एक दवा को। इस दवा का इस्तेमाल अल्जाइमर के लिए होता है, तो यहाँ पर भी मजबूती है। ग्लेनमार्क फार्मा को भी यूएसएफडीए की तरफ से एक ड्रग के लिए मंजूरी मिल चुकी है, जो कि एक ब्लड प्रेशर की दवा है जिसके लिए मंजूरी मिल चुकी है। तो ये 2 फार्मा स्टॉक्स हैं जो कि आज फोकस में है। इसके अलावा 2 और कंपनियां हैं जिनको कि बड़े ऑर्डर मिले हैं। पहले तो स्टील स्ट्रिप्स व्हील्स, यहाँ पर कंपनी को करीब 480 करोड़ का ऑर्डर मिला है अगले 5 साल के लिए, और एलॉय व्हील्स के लिए ऑर्डर दिया गया है। तो आज स्टील स्ट्रिप्स व्हील अभी फोकस में है। और इसके बाद रिलायंस इंफ्रा, इस स्टॉक में भी शानदार तेजी है। कंपनी को ऑर्डर मिला है 648 करोड़ का, और ये जो ऑर्डर है ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से दिया गया है राजकोट पे एयरपोर्ट बनाने के लिए। तो आज रिलायंस इंफ्रा भी तेजी में है।
आज के 2000, कल के 2000 में भी था रिलायंस इंफ्रा, आज के 2000 में भी था, और 648 करोड़ का ऑर्डर कंपनी के हाथ लग गया एयरपोर्ट अथॉरिटी से। 133 का जो एक टारगेट दिया था 2000 के लिए वो हासिल हुआ, 135 के आसपास तक पहुंचा, और वहां से फिर वापस चूंकि खबर आ गई तो खबर आने के बाद प्रॉफिट बुकिंग आना लाजमी है। पूरे एडीजी पैक आज अच्छी तेजी में है, लेकिन आपको सुबह बोला क्या गया था एग्जैक्टली रिलायंस इंफ्रा और रिलायंस पावर को लेकर, आप पहले वो सुनिए। रिलायंस इंफ्रा ये एक और शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश खरीदारी का कैंडिडेट मेरी स्क्रीन पे नजर आ रहा है कि शुक्रवार को हमने कल के 2000 में भी दिया था इसे। मुझे लगता है कि रिलायंस इंफ्रा यहाँ से तेजी दिखाने को आज इन्हीं शेयरों का दिन है, तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि 133 135 के टारगेट के लिए आप यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। 126 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस लगा लें, यहाँ पर एक तेजी का मौका बन सकता है। हमारे पहले टारगेट के 133.25, 133 का पहला टारगेट था, 135 का दूसरा टारगेट था, तो 133 तक पहुंच के आया है। अपनी कॉस्ट का स्टॉप लॉस रख के चलिए, तो यहाँ पर जोरदार तेजी आज के सत्र में 134.35 का हाई, 134 रुपये 30 पैसे का फ्यूचर में हाई है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एक तो पहली बात, इस तरह के स्टॉक्स को रिकमेंड करना अपने आप में बड़ा बहादुरी का काम है, और उसके बाद इनके टारगेट हासिल हो जाए तो क्या कहने, तो मतलब क्योंकि जब आप अगर गलत पड़ जाए ना तो मुश्किल बड़ी होती है। दुनिया जानना लेकिन हाँ, चाहती है। एक चीज़ अच्छी है कि आयशर मोटर्स एक और स्टॉक जो आज हमने सुबह रिकमेंड किया था शॉर्ट साइड पर, लेकिन हमने एकदम टाइमली सुबह बता भी दिया कि अब इसे शॉर्ट मत कीजिए, मार्केट जिस तरह से रिकवर होता हुआ दिख रहा है, तो जब वापस इसे जब लाल निशान में था तभी कह दिया था कि यहाँ पर आप शॉर्ट ना रहें, और गैप से खुल रहा है तो शॉर्ट ना करें, तो कम से कम बचे, क्योंकि ये स्टॉक है ही नोटोरियस इस तरह की चाल के लिए जाना माना जाता है। आइए रिलायंस इंफ्रा पर ही एक राय ले लें। राजेश पालीवाल साहब भी हमारे साथ हैं इस वक्त स्टूडियो में। राजेश जी, अच्छा सिस्टम ऑन कर रहे हैं? ओके, वार्म अप चल रहा है राजेश जी का, कंप्यूटर पर थोड़ा सा माहौल सेट हो जाए थोड़ा, उसके बाद हम राजेश जी के पास जाएंगे। लेकिन हाँ, स्टॉक में एक्शन तो पूरा है, एक्शन पूरा है तकनीकी तौर से। तो दुनिया जानना ही चाहती है कि समय पे भुगतान कर देंगे, अनिल अंबानी की नहीं करेंगे इस बार तो खैर 3 हफ्ते का 4 हफ्ते का मेरे ख्याल से वक्त दिया गया था। और इसीलिए रिलायंस पावर भी आप देखिए वो भी काफ़ी एक्शन में है। रिलायंस पावर भी हमने सुबह रिकमेंड किया था, वो भी 13 रुपये 40 पैसे तो ऊपर में गया, अभी भी 13 रुपये के आसपास है। तो रिलायंस पावर की में असली दिक्कत रिलायंस पावर की है। रिलायंस पावर की समस्या खत्म होगी तो रिलायंस इंफ्रा की समस्या तो कम हो ही जाएगी। ये भी सुबह रिकमेंड किया गया था, एग्जैक्टली क्या वर्डिंग्स थे, क्या बोला गया था, पहले वो देखिए। एक और कमजोर क्वालिटी का स्टॉक मजबूत नजर आ रहा है, रिलायंस पावर। पता नहीं इस स्टॉक में ऐसा लग रहा है कुछ बड़ा होने की तैयारी में है। एडीएजी पैक है ना, एडीएजी पैक में एक्शन पूरा आ रहा है, और तो पैसे इन्हें देने हैं जिसके लिए समय मिला है, तो कुछ तो बेचना पड़ेगा, और हो सकता है रिलायंस पावर की एसेट्स वगैरह या कुछ इस तरह की डील होने की संभावनाएं बने। 12.5 रुपये में आप इसको स्टॉप लॉस लगा लीजिए, 13.5 से 14 रुपये तक के टारगेट के लिए। 12.75 से 13 रुपये इस रेंज में खरीदिए आप आराम से धीरे धीरे, 13.5 से 14 रुपये तक के टारगेट के लिए। ये है रिलायंस पावर पर खरीदारी करने की राय। दूसरा है पावर स्टॉक्स। पावर स्टॉक्स में अब आप देखिए, रिलायंस पावर अब आप देखिए दिन के हाई पॉइंट पर ट्रेड कर रहा है, 13 रुपये 40 पैसे का हाई बना चुका है। हमने मेरे ख्याल से 13 रुपये के आसपास रिकमेंड किया था, वहाँ से तो जो 2000 वाला फैक्टर है वो पूरा हो जाएगा। चलिए, तो रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रा दोनों स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली। राजेश जी, आप बताइए, रिलायंस इंफ्रा और रिलायंस पावर जिन्होंने भी सुबह पोजीशन बनाई वो क्या करें? जी, मुझे लगता है रिलायंस इंफ्रा में तो अगर प्रॉफिट बुक कर लिया तो अभी वेट करना चाहिए। मुझे लगता है लोअर साइड में 128 वापस इसका सपोर्ट है, अगर उसके आसपास आता है तो वापस बाय पोजीशन बनाई जा सकती है। लेकिन इसमें जो भी ट्रेड करें उसमें स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फॉलो करें, क्योंकि स्ट्रक्चर अभी भी वीक है। जो भी आज एक्शन देखने को मिली, मुझे नहीं लगता कि अभी इसमें कंटिन्यूटी रहेगी एक्शन की। 135 136 का लेवल है, जब तक इसके ऊपर वीकली क्लोजिंग बेसिस पे ये स्टॉक बंद नहीं होता है, थोड़ा सा इसमें हर्डल बना हुआ है स्टॉक को। बहुत बड़ी तेजी अभी इमीडिएट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, तो 128 के आसपास आता है तो वापस बाय किया जा सकता है। 126 इसका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा रिलायंस इंफ्रा का। तो ये माना जाए भी कि जो खबर आ गई, खबर के आने के बाद प्रॉफिट बुकिंग होगी, जो ऑर्डर की खबर थी मेरे ख्याल से उसी के दम पर चल रहा था शायद, है ना। ऑर्डर तो बड़ा मिला है ना, 648 करोड़ का। 650 करोड़ का ऑर्डर अच्छा है, लेकिन उस खबर के चलते चल गया और चलने के बाद थम गया। और रिलायंस पावर में देखें तो स्ट्रक्चर इसका भी वीक है, बट जो भी आज न्यूज़ फ्लो के कारण स्टॉक में मूव आया है, मुझे लगता है जब तक ये 14 साढ़े 14 रुपये के ऊपर क्रॉस नहीं करता है इसमें हर्डल बना रहेगा।
सो वो एक लेवल है, उसको क्रॉस होने दें पहले, फिर थोड़ा सा मुझे लगता है कि इसमें एक मूव अपसाइड में हम देख सकते हैं, जो कि इसको 18 रुपये से 20 रुपये तक, मैक्स टू मैक्स 20 रुपये तक का इसमें अप मूव आ सकता है, जो कि इसका एक रिट्रेसमेंट होगा जो फॉल था उसका। सो 14.5 रुपये के ऊपर आता है तो वापस इसमें फ्रेश बाइंग करेंगे, और फिर मुझे लगता है इसमें 18 से 20 रुपये तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। सो करंट लेवल पे अगर किसी का पोजीशन होल्ड है और अगर किसी ने लॉन्ग होल्ड रखा है तो उसको 11 रुपीज़ 50 पैसा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना होगा इसके लिए। बहुत दूर है सर। अगर देखें तो वो वही मेरे हिसाब से 11.50 रुपये, अभी तो 13 चल रहा है, 13, हाँ जी, 11.50, 12, 13, ₹1.5। थोड़ा और ऊपर का स्टॉप लॉस करेंगे तो फिर 12.50 है, 12.50 12.5, हाँ वो ठीक है, वो चल जाएगा। 12.5 ठीक है, क्योंकि नहीं तो 10% हो जाता है इसमें। 12.5 ठीक है ना। ऐसे तो ₹1.5 ही बोल रहे हो आप, ज़्यादा नहीं बोल रहे, लेकिन ₹1.5 इसमें बहुत होता है। ओके, तो चलिए कौन से स्टॉक पे नजर आपकी? टाटा मोटर्स। उसके अलावा नहीं, अगर रिलायंस पावर देख रहा था, मैं सुजलॉन देख रहा था, आज भी 20% चढ़े। छोटे छोटे स्टॉक्स है ना, वो ज़्यादा तेजी से। मैं सुबह से बोल रहा हूँ कि कमज़ोर क्वालिटी के शेयरों का दिन है, और इसीलिए मतलब मुझे याद नहीं आता कि कोई ऐसा एक दिन आया होगा जिस दिन मैंने 3 स्टॉक रिकमेंड किए, तीनों रिलायंस पावर, रिलायंस इंफ्रा और DHFL जैसे हो। क्या करें, जो मार्केट दिखा रहा है वही हमें करना पड़ेगा, तो मार्केट का। हाँ, लेकिन एक और स्टॉक रिकमेंड किया, वो बड़े एक्शन में, और वो है REC लिमिटेड। 140 रुपये के आसपास सुबह था, तब हम इसकी बात कर रहे थे कि ये स्टॉक तेज़ी दिखाने को तैयार है, और किरण जी बोले भी थे कि मेरी रिकमेंडेशन लिस्ट में, और ये भागने को तैयार है। दिन के हाई पॉइंट पर 5% की शानदार तेज़ी REC में, और बढ़ेगा। जी हाँ, बिल्कुल। इसका जो स्ट्रक्चर है और जिस तरीके से स्टॉक ने पिछले 2 महीने में कंटिन्यूस हमने बाइंग देखा स्टॉक को, और मंथ ऑन मंथ बेसिस पे पॉजिटिव साइड में क्लोज हुआ है, और स्टॉक में जिस तरीके का बेस फॉर्मेशन हुआ है और ब्रेकआउट जो देखने को मिला है डेली और वीकली चार्ट पे, मुझे लगता है स्टॉक में एक बड़ा टारगेट आएगा। 160-165 के जोन में जाना चाहिए स्टॉक। तो पोजिशनली तो बिल्कुल होल्ड रखना चाहिए। ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से किसी ने लिया हुआ है उसको तो 148-149 के टारगेट मुझे लगता है इमीडिएट बेसिस पे देखने को मिल सकते हैं। करंट लेवल से 142 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कर लेना चाहिए और होल्ड रखना चाहिए पोजीशन को। 148-149 ट्रेडिंग टारगेट, और पोजीशनल टारगेट अगर किसी को रखना है तो 160 का टारगेट मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में देखने को मिलेगा REC में। चलिए, REC में तेजी है, अदानी पावर में तेजी है, रिलायंस पावर में तेजी, यानी कि आज पावर स्टॉक्स का दिन है, तेजी देखने को मिल रही है। लेकिन एक और सेक्टर जो एक्शन में है, आज ही नहीं पिछले कुछ दिनों से, वो है पेपर शेयर्स। बहुत स्ट्रॉन्ग खरीदारी बीते कुछ दिनों में, और पिछले 5 दिनों में पेपर शेयरों में 10 से 30% की तेजी देखने को मिली है। आखिर वजह क्या है इसके पीछे, ये बताने के लिए मेरे साथ इस समय पूजा मौजूद हैं। पूजा, बताएं, पेपर शेयर्स ये फोकस में आ गए हैं फिर से मार्केट में और अच्छी तेजी बन रही है? जी, और वजह यह है कि माना जा रहा है कि पेपर कंपनियां जितनी भी हैं वो अपने दाम बढ़ा सकती हैं, क्योंकि 9 महीने में पहली बार पेपर का जो इंपोर्ट है उसमें गिरावट हुई है। करीब 25% की गिरावट इस बार दर्ज की गई है, और इसके पीछे की वजह यह है कि चीन की तरफ से पेपर की मांग काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, और जो सरप्लस पेपर प्रोडक्शन वाली कंपनियां जैसे कि साउथ कोरिया है, एशियन कंट्रीज़ है, वो अब चीन पर ज़्यादा फोकस कर रही हैं, जिसके चलते भारत में जो उनका एक्सपोर्ट करना है वो कम हो गया। तो इम्पोर्ट में जो कमी आ रही है उसका फ़ायदा घरेलू कंपनियों को काफ़ी ज़्यादा मिल रहा है, मांग बढ़ रही है, और कंपनी इसका फ़ायदा भी उठा रही हैं, अपने पेपर के जो दाम है उसमें भी बढ़त कर रही हैं। अक्टूबर से दिसंबर 2018 के बीच ही इन कंपनियों ने 4% की हाइक ले चुके हैं, और अब माना जा रहा है कि आगे और भी हाइक लेंगे। और यही नहीं, अब ये जो नया एकेडमिक ईयर आने वाला है, चुनावी दौर भी चल रहा है, तो इससे भी पेपर की मांग बढ़ेगी, और ये जो प्राइस हाइक है, डिमांड बढ़ेगी, तो पूरा फ़ायदा यहाँ पर कंपनियों को मिलेगा। और ये जो तेज़ी का ट्रेंड है ये आज से ही नहीं, हम पिछले 5 दिनों से लगातार देख रहे हैं। जेके पेपर के स्टॉक पर ही अगर नज़र डालें 17% चढ़ चुका है ये शेयर, स्टार पेपर का शेयर 25% चढ़ा है, ऐसे ही मालू पेपर, इमामी पेपर के शेयरों में भी अच्छी तेज़ी बनी हुई है पिछले 5 दिनों में। चलिए, तो 25% की गिरावट पेपर के इंपोर्ट में देखने को मिली है अप्रैल दिसंबर 2018 के दौरान। पिछले 9 महीने में पहली बार ऐसा हुआ है कि पेपर इंपोर्ट में गिरावट देखने को मिली है, और कीमतें लगातार कंपनियां बढ़ा रही हैं, तो ट्रिगर तो बेहतरीन है। राजेश जी बताएं, जेके पेपर, स्टार पेपर या फिर TNPL कोई स्टॉक जो आपके रडार पर है? देखिए, जेके पेपर में तो बहुत अच्छा ब्रेकआउट हुआ है स्टॉक में, और मुझे लगता है कि स्टॉक में और तेज़ी कंटिन्यू रहना चाहिए। 156-165 ये नेक्स्ट टारगेट लगते हैं मुझे स्टॉक के। सो बिल्कुल जिसकी पोजीशन है होल्ड ही रखना चाहिए स्टॉक को। 145 स्टॉक ट्रेल कर लेना चाहिए। पहला टारगेट जो लगता है 156 है, उसके ऊपर मुझे लगता है 165 तक मूव आ सकता है। स्टार पेपर में भी एक देखें तो एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन हुआ, और जिस तरीके का मूव आज देखने को मिला, ये स्टॉक मुझे लगता है 134-138 की तरफ मूव होना चाहिए, और वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट इसमें बुक कर लेना चाहिए। दोनों इस पेपर स्टॉक को अगर मैं कंपेयर करूँ तो जेके पेपर ज़्यादा प्रॉमिसिंग लगता है। मुझे लगता है इसमें बहुत जल्दी टारगेट देखने को मिलेंगे जो हमने मेंशन किए 156 से 165 तक के। अच्छा, हाल फिलहाल में मुझे तो यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा, जब टाटा मोटर्स इस स्टॉक पे इतनी स्ट्रॉन्ग खरीदारी होगी, 198 का चक्कर लगा चुका है ये स्टॉक, 194 के आसपास ट्रेड कर रहा है, लेकिन खबर बड़ी आज यहाँ पर यह आ गई
कि JLR के बिक्री आंकड़े जो हैं वहां पर बिल्कुल आउट परफॉर्मेंस देखने को मिली। बहुत स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स जो हैं वो JLR ने दर्ज किए। JLR की जो बिक्री है वो 29% का इजाफा, यानी कि 11,616 यूनिट कंपनी ने बेचे। और लैंड रोवर की बिक्री 19%, 59% जगुआर की बिक्री बढ़ती हुई नजर आई। स्ट्रॉन्ग मूव टाटा मोटर्स पे देखने को मिला। हाल फिलहाल में प्रमोटर्स तो लगातार हम बोल ही रहे हैं कि उन्होंने निचले स्तरों पर खरीदारी की है, स्टेक बढ़ाया अपना टाटा मोटर्स में टाटा सन्स ने। सर आज तो मल्टीपल ट्रिगर्स हो गए इस पूरे ग्रुप के लिए। टाटा मोटर्स जिसमें पहले प्रमोटर बाइंग की खबर थी, अब JLR के अच्छे बिक्री आंकड़ों की खबर, और उसके बाद जो रिजेक्ट कर रहे हैं अपने बिजनेस को, 10 कारोबार 10 वर्टिकल्स में जो बांट दिया अपने बिजनेस को, पूरा ही टाटा ग्रुप आज दे शानदार तेजी होती हुई दिख रही है पूरे टाटा ग्रुप में, इसमें कोई डाउट नहीं, और तगड़ी खरीदारी होती हुई दिख रही है। तो स्टॉक अल्टीमेटली यही है, पेशेंस टेस्ट करता है। जिस दिन 27,000 करोड़ का ऐतिहासिक लॉस दर्ज किया था, उसी दिन इस स्टॉक ने 129 रुपए पर फ्यूचर्स में बॉटम बनाया, 129 ही बनाया। बिल्कुल 185 से गिरा था उस दिन, और आज ये पूरा रिवर्सल हो चुका है, उस बार के ऊपर अब ट्रेड कर रहा है। तो 185 के ऊपर अब बना रहा है स्टॉक। तो मुझे लगता है इसके बार अच्छे मतलब जो उस दिन का कैंडल था, कैंडल, अच्छा ओके तो उस कैंडल के ऊपर अब ट्रेड कर रहा है। उस दिन का जो बार बना या कैंडल बना है उसके ऊपर अब ट्रेड कर रहा है। तो 185 अब यहाँ से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो जाना चाहिए और इसको होल्ड रखना चाहिए। मुझे लगता है अब इसको बहुत जल्दी हम 210 220 की रेंज में देखेंगे स्टॉक को। चलिए 210 और उसके पार भी जाने की तैयारी है, बिल्कुल है, होनी भी चाहिए। टाटा मोटर्स रफ्तार तेज, पर तेजी देखिए कहाँ पर मिली आज। TRF टाटा ग्रुप समूह की कंपनी, इस स्टॉक में 15% से ज़्यादा के रिटर्न्स मिले। इसके अलावा टिन प्लेट एक और कंपनी, यहाँ पर तेजी, टाटा मेटालिक्स और टाटा स्पॉन्ज, ये तमाम कंपनियां ऐसी जहाँ पर एक्शन जो वो आज तेज़ हुआ। और सभी में औसत जो लेवल्स जो तेज़ी के हैं वो 3% से 4% की तो आज तेज़ी बनती हुई नजर आई। राजेश जी, अब सवाल यही है कि ये जो कैश के स्टॉक्स हैं, टिन प्लेट, TRF, बहुत समय से चले नहीं थे, टाटा मेटालिक्स, टाटा स्पॉन्ज, यहाँ पर तेज़ी और बढ़ सकती है क्या? टाटा स्पॉन्ज का स्ट्रक्चर बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है इसमें एक अगर चार्ट देखें तो हम डाउन स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ। स्टॉक ने अभी मूव अभी एक्सपेक्टेड है, बहुत ज़्यादा बड़ा मूव अभी तक आया नहीं है। मुझे लगता है ये स्टॉक अब 732 के ऊपर बना रहा, तो ये स्टॉक में 765 से 780 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। तो टाटा स्पॉन्ज प्रॉमिसिंग लग रहा है, बिल्कुल बाय करना चाहिए। और मुझे लगता है 1 या 2 ट्रेडिंग सेशन में भी ये टारगेट देखने को मिल सकते हैं। दूसरा आप जो बोल रहे हैं TRF में भी बाउंस बैक एक्शन देखने को मिला। स्टॉक ने आज एक अच्छा मूव दिया है, तो मुझे लगता है TRF को भी होल्ड करना चाहिए थोड़ा। मुझे लगता है यहाँ से मूव और एक्सटेंड होना चाहिए, 130 तक का इसका मूव आ सकता है। सो 116 का स्टॉप लॉस रखे, 130 का नेक्स्ट टारगेट मुझे लगता है TRF में भी देखने को मिल सकता है। लेकिन जो एक्शन आज ऑटो में देखने को मिल रहा है, लगातार टूटते स्टॉक्स थे, जैसे ही ऑटो नंबर्स आए उसके अगले दिन यहाँ पर पलट रहे हैं तमाम स्टॉक्स, और दिन के उच्चतम स्तर पे दिखाई देंगे आपको अशोक लेलैंड, साथ ही साथ मारुति सुजुकी, हीरो मोटोकॉर्प जैसे स्टॉक्स। टाटा मोटर्स का खुद 3% के आसपास की गिरावट देखने को मिली थी फरवरी महीने में सेल्स में। हीरो मोटोकॉर्प हालांकि एक्सपेक्टेशन से कम गिरावट थी, लेकिन यहाँ पर गिरावट थी सेल्स नंबर्स में। और अशोक लेलैंड ये 90 के पार पहुंच चुके हैं। अब ये बताइए राजेश जी, ऑटो में खरीदारी करनी चाहिए इस लेवल पे, या फिर जस्ट एक टेम्परेरी एक खरीदारी है और ये ऊपरी स्तरों पे फिर से मुनाफा वसूली हो जाएगी? देखिए, बहुत टाइम से ऑटो सेक्टर में हमने देखा कि बहुत ज़्यादा गिरावट थी और बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिला था ऑटो सेक्टर में। और पिछले कुछ दिनों में एक देखा है कि बेस फॉर्मेशन हुआ है सभी स्टॉक्स में, और आज एक अच्छा मूव देखने को मिला। सभी स्टॉक्स ने आज नियर टर्म चार्ट पे ब्रेकआउट दिया है। मुझे लगता है ये जो ऑटोमोबाइल स्टॉक्स में जिस तरीके का मूव देखने को मिला है, मुझे लगता है ये दर्शाता है कि अब यहाँ से बाजार कहीं ना कहीं बॉटम आउट हो रहा है, और ये सेक्टर भी बॉटम बना रहा है। और यहाँ से मुझे लगता है कि और अच्छी तेजी देखने को मिलेगी ऑटोमोबाइल स्टॉक्स में अगर हम बात करें स्पेसिफिकली, तो एस्कॉर्ट में एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला है। मुझे लगता है एस्कॉर्ट यहाँ से एक अच्छा बड़ा रैली देना चाहिए, 740 750 तक के टारगेट एस्कॉर्ट में देखने को मिल सकते हैं। दूसरा, अशोक लीलैंड में देखें तो बेस फॉर्मेशन कंफर्म हो चुका है। मुझे लगता है अशोक लीलैंड 100 रुपीज़ के ऊपर हमें बहुत जल्द देखने को मिलेगा। ये दोनों स्टॉक्स बहुत अच्छे लग रहे हैं, एस्कॉर्ट और अशोक लीलैंड। अच्छा, ये हीरो मोटोकॉर्प ये भी तो बहुत समय से नहीं चला था। जी हाँ, बिल्कुल। हीरो मोटोकॉर्प का भी अगर हम देखें तो इसमें भी जिस तरीके का मूव आज देखने को मिला, नियर टर्म चार्ट पे आज ब्रेकआउट देखने को मिला है। 2725 का एक लेवल था जिसको आज ब्रेकआउट दिया है, और स्टॉक अभी 2766 पे ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है इसमें भी तेजी एक्सटेंड होना चाहिए, 2830 तक का मूव इसमें एक्सटेंड होना चाहिए। सो 2725 का स्टॉप लॉस रखें। अभी भी इसमें मुझे लगता है 50 से 60 रुपए की तेजी और देखने को मिल सकती है हीरो मोटोकॉर्प में। वाह, 3.5%! इन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि इतनी बिक्री कम करने के बाद भी बढ़ जाएंगे, है ना। ये है मार्केट के मूड और माहौल का असर। क्यों, खराब खबर पे भी शेयर बढ़ता है। बहुत ज्यादा पिटाई हो चुकी थी, तो क्या पता बाजार अब लगता है बहुत ज्यादा पिटाई हो चुकी है। ये सोचने की कोशिश कर रहे हैं ट्रेडर्स की उससे ज्यादा खराब क्या दौर देखने को मिलेगा। हो गया 3 महीने बहुत नहीं, बुरा। एक्चुअली ये सब सेंटिमेंट बदलने का असर है। मेन आज की तेजी की पूरी वजह एक ही है राजेश, और वो ये कि सीमा पर तनाव कम होना। जब तनाव था तभी नहीं गिरे, तो तनाव कम हुआ
तो जैसे वो आप प्रेशर लगा के रखते हो ना, उसके बाद हटाते ही स्प्रिंग कैसे उछलती है, ये एग्जैक्टली वैसा, मतलब सही शब्द क्या होता है इसका, मतलब एकदम वो खुन्नस में खरीदारी होती है ना, जैसे कि भाई नहीं आज ही खरीदूंगा सारा का सारा, ये उस तरीके की खरीद। क्यों राजेश? ताबड़तोड़ बाइंग हो रही है। ताबड़तोड़ बाइंग, ताबड़तोड़ बाइंग, ये इसको कहते हैं। मतलब जो रह गए ना, ये सोचते थे भाई कुछ और सिचुएशन ख़राब होगी और गिरेगा, ये करेगा, उन लोगों को समझ में आ गया कि हमने गलती कर दी इंतज़ार करके। फोर्स बाइंग, साइड में बैठे हुए वो बोलते हैं कि फेंस पर सीमा रेखा के बाहर, जो प्लेयर्स तो अंदर खेलते हैं ग्राउंड में, सीमा रेखा के बाहर वो बॉल पकड़ने के लिए बैठे रहते हैं ना, उन्हें लगता है अब हमारे भी खेलने का वक्त है। आज एग्रेसिव बाइंग हो रहा है, मतलब ऊपर के भाव में बाय कर रहा है, हर भाव डाल के नहीं बैठा है कोई भी, हर भाव से मार्केट ट्रेड लेके ट्रेड हो रहे हैं, जो भाव में मिल रहा है स्टॉक लेना। और एक और इंटरेस्टिंग बात है, जैसे रजत जी ने भी ऑटोमोबाइल सेक्टर का बोला, ये लीडिंग इंडिकेटर होता है पूरा सेक्टर में। करेक्ट। अगर ऑटोमोबाइल सेक्टर यहाँ से मूव हो रहा है, इट मीन्स कि एक कहीं ना कहीं ये अब मार्केट अब बॉटम आउट हो गया है, और मुझे लगता है हो सकता है प्री इलेक्शन रैली भी में कन्वर्ट हो जाए ये मार्केट। जिस तरीके से मार्केट जब गिरना चालू हुआ था तो हमने सबसे पहले ऑटोमोबाइल सेक्टर को ही गिरते हुए देखा था, और वही एक इंडिकेशन दे रहा था कि मार्केट कहीं ना कहीं टॉप आउट हो रहा है, जो कि जनवरी 2018 में हमने देखा था। ऑटोमोबाइल सेक्टर सबसे पहले करेक्ट होना चालू हुआ था, और अब जिस तरीके का ऑटोमोबाइल सेक्टर में पूरा मूवमेंट हमने आज देखा है और पिछले कुछ दिनों में एक्यूमुलेशन देखा है, तो मुझे लगता है कि अगर कहीं ना कहीं ये 5-6% का और रैली अगर ऑटोमोबाइल में एक्सटेंड हो जाता है, तो मुझे लगता है ये रैली कंटिन्यू हो रहेगी और प्री इलेक्शन रैली में कन्वर्ट हो सकती है रैली। प्री इलेक्शन रैली। और आज सुबह भी जब हम शो कर रहे थे, डिम्पी से यही बात हो रही थी कि क्या इस मार्केट में का हो गया, लगातार ये तीसरा महीना है जो बड़ी टाइट रेंज में ट्रेड कर रहा है, और इलेक्शन के पहले 100%। और आज सुबह क्या हमारी वो भी राय थी कि मिड कैप फंड्स में पैसा लगाने का वक्त है। मिड कैप फंड्स की मिड कैप स्टॉक, मिड कैप फंड्स, वही स्टॉक्स फंड्स। और आज तो एक बार डोनाल्ड ट्रंप ने डराने की कोशिश की थी। नहीं, ये भी कह रहा था, न तो स्मॉल कैप में कह रहा हूँ न लार्ज कैप कह रहा हूँ, मैं स्पेसिफिकली मिड कैप कह रहा हूँ। जो करेक्शन मिड कैप शेयरों में आया है, मिड कैप शेयर इतने आकर्षक है, अब से लेकर 3 महीने आगे इलेक्शन की डेट्स का ऐलान हो उससे पहले आपको पैसा लगाना चाहिए। मुझे नहीं पता था आज ही 2% भाग जाएगा मिड कैप इंडेक्स, इतना तेजी से बढ़ेगा। कहाँ देखिए आप, निफ्टी मुश्किल से ½ % ऊपर है, लेकिन 0.5% हो गया खैर अब तो, लेकिन मिड कैप इंडेक्स 2% ऊपर है। इससे ताकत का अंदाजा लगता है, ब्रॉडर पूरे मार्केट में खरीदारी होती है। दिन के उच्चतम स्तर पे बाजार पहुंचते हुए श्रीकांत चौहान जी भी हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। 10,941 के लेवल पे इस समय निफ्टी मिड कैप इंडेक्स दिन के उच्चतम स्तर पे। श्रीकांत जी नमस्कार, बताइए सर, ये तेजी भी और बढ़ सकती है क्या, और आज की इस तेजी को आप कैसे देख रहे हैं, ये और बढ़ेगी तेजी? नमस्कार, गुड आफ्टरनून। देखिए, मुझे लग रहा है कि ये जो निफ्टी है वो क्लियरली एक अप ट्रेंड में आ चुकी है, और उसमें जो मोमेंटम था वो मोमेंटम और बाकी है। लाइक मुझे लग रहा है 11,030 या 11,050 के लेवल्स को ये दिखा सकता है। तो अभी भी हम 940-950 के करीब है, यहाँ से 100 पॉइंट और एक्सपेक्टेड है। बट येस, जो 11,120 के लेवल्स बने थे उसको क्रॉस करना मुश्किल है। लेकिन ब्रॉडर अगर मार्केट देखें, जैसे भी आप बात कर रहे थे कि ब्रॉडर मार्केट में अच्छी तेज़ी बनी है, वहाँ पे मेटल्स, कमोडिटीज़ एज वेल एज ऑटो, इन सब में अच्छा एक मंथली बेसिस पे रिवर्सल फॉर्मेशन बना है। तो एक इंडिकेशन बहुत क्लियर है कि हम 11,050 या 11,000 के करीब तो डेफिनेटली जा रहे हैं। बैंक निफ्टी में काफ़ी अच्छा स्ट्रेंथ है, तो करंट लेवल से भी मुझे लगता है कि इस बार लॉन्ग लेके चल सकते हैं, क्योंकि हमेशा हमने देखा है कि 930, 935 में सेलिंग आता है, थोड़ा निफ्टी करेक्ट हो जाता है। बट इस बार मुझे लग रहा है कि ये जो मार्केट है वो और 100 से 150 पॉइंट की रैली यहाँ से दिखा सकता है। चलिए, 100 से 150 पॉइंट्स की रैली अभी और देखने को मिल सकते हैं, यानी मोटी मोटी बात है कि 11,000 के लेवल के ऊपर ट्रेड कर सकता है निफ्टी। तो निचले स्वरों पे अगर खरीदारी का मौका मिले तो स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी की जा सकती है। लेकिन बीते 15 मिनट में जो एक्शन तेज हुआ है उसमें मेटल्स फिर से सामने निकल के आए हैं। स्टील अथॉरिटी, ये पिछले सत्र में भी चढ़ा, इस सत्र में भी 4-4.5% की तेजी शो कर रहा है। और साथ ही साथ दूसरा है सीमेंट, जिसमें इंडिया सीमेंट में 5% से ज़्यादा की तेजी हो चुकी है, और पिछले 15 मिनट में यहाँ पर भी एक्शन स्ट्रॉन्ग बनता हुआ नजर आया। राजेश जी बताइए, इंडिया सीमेंट या फिर स्टील अथॉरिटी, ये पिछले कुछ दिनों से लगातार चल रहे थे, इसलिए पूछ रहा हूँ, तेजी और बढ़ सकती है? दोनों ही स्टॉक अट्रैक्टिव लग रहे हैं। मुझे लगता है सेल में भी एक्सटेंड होना चाहिए तेजी, यहाँ से 57-58 तक के टारगेट तो मुझे लगता है सेल में भी देखने को मिल सकते हैं। और इंडिया सीमेंट में देखें तो एक बेस फॉर्मेशन कंफर्मेशन हो रहा है स्टॉक का। मुझे लगता है ये 97-50 के ऊपर अब क्लोजिंग बेसिस पे अगर ये बंद हो गया स्टॉक, तो मुझे लगता है 105 तक के टारगेट बहुत शॉर्ट टर्म में देखने को मिलेंगे। तो इंडिया सीमेंट भी अगर किसी का पोजीशन है तो बिल्कुल होल्ड रखना चाहिए। 95 रुपीज़ स्टॉप लॉस ट्रेल कर लेना चाहिए। आज की क्लोजिंग देखते हैं, अगर आज 97.50 के ऊपर आज क्लोज करता है तो मुझे लगता है तेजी एक्सटेंड होगी। 105 तक के टारगेट हमें बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे इंडिया सीमेंट में। वाह वाह, 105 तक के टारगेट। लेकिन एक हमारे साथ बड़े खास मेहमान चढ़ा, जरा ये इनकी शक्ल दिखाइए भाई, सिद्धार्थ जी, सिद्धार्थ सेदानी हमारे आनंद राठी सिक्योरिटी से हमारे साथ हैं। सिद्धार्थ जी, उस दिन क्या खाया था, याद है क्या कुछ आपको?
जिस दिन पूरा देश डरा हुआ था कि मंदी गिर जाएगा, ये हो जाएगा, अकेले आदमी थे, मतलब एकदम सीना ठोक के बिल्कुल खुल के कि नहीं ले लो बस जो है। क्या हुआ उस दिन, क्या हो गया आपको ये बताइए। नमस्कार अनिल जी। सबसे बड़ी चीज अनिल जी कि मैंने उस दिन भी कहा था कि लोग बहुत डरे हुए थे, लोग कोई पोजीशन बनाना ही नहीं चाहते थे, लोग समझते थे कि यहां से गिरावट परपेचुअल रहेगी। तभी एक समय लगा कि नहीं, यहां पे कॉन्ट्रा प्ले करना चाहिए, यहां पे हमें खरीदारी करनी चाहिए। और दूसरी चीज क्या खाया था, जो आप रोज खाते हैं, मैंने शायद उस दिन एक बार खा लिया, वो था बादाम। क्या बात है, अरे वाह। चलिए, बादाम काम आ गई देश के बहुत सारे इन्वेस्टर के। तो आपने अपने तरीके से हमारे देशवासियों के लिए कुछ न कुछ किया। मतलब उस दिन वो हिम्मत वाकई में, मतलब आपको, मतलब मैं जो तारीफ करूँ या जो दाद दूँ वो कम है। क्योंकि मैं सच्ची में, मैं आपको बताऊँ, मैं अभी अब तो इतनी तेज़ी हो गई, मैं बोला ये सिद्धार्थ जी को क्या हो गया, इतने जोश में है, मतलब कहीं ये बॉर्डर पे तो नहीं चले जाएंगे लड़ने के लिए। इस तरह का मतलब वो कॉन्फिडेंस वाकई में बहुत ज़बरदस्त था। और आपकी बहुत ही बेहतरीन कॉल रही खरीदारी करने की। अच्छा, उसके बाद एक शो और कर चुके थे आप, तब भी मैंने पूछा था, तब भी आपका कॉन्फिडेंस लेवल कम नहीं हुआ। और अब मैं ये बताऊं कि इस बार की जो वापस तेजी बनी है, उसका ये हाईएस्ट लेवल 10,939 ये निफ्टी ने बनाया था पिछले हफ्ते का हाई, उसको भी 10,939 को निफ्टी ने कैश में पार कर लिया। और बैंक निफ्टी तो 27,200 के ऊपर निकलकर 200 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहा है पिछले हाई से। तो ये दिखा रहा है बाजार की ताकत जबरदस्त होती हुई दिख रही है। वाकई में कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन, बहुत ही तगड़ा कॉल था आपका। लेकिन आइए, एक और सेक्टर है जहां पर बड़ा एक्शन दिख रहा है, और वो है पीवीसी। धन्यवाद अनिल जी। बिल्कुल सर। पीवीसी पाइप बनाने वाली कंपनियां, जिनमें शानदार तेजी है, और ये तेजी क्यों हो रही है बताने के लिए हमारे रिसर्च एनालिस्ट हमारे साथ हैं आशीष चतुर्वेदी। आशीष, बताइए क्या है रिसर्च, पीवीसी पाइप वाली कंपनियां इतनी भाग क्यों रही है? अनिल जी, Q3 के दौरान हमने देखा था कि पीवीसी पाइप्स बनाने वाली कंपनियों में काफ़ी स्लो डाउन देखा गया था, डिमांड कम थी, जिसकी वजह से इन्वेंट्री पाइलअप हुआ है। अब हमारी रिसर्च के दौरान ये पता चला है कि जो डीलर लेवल पर इन्वेंट्री है वो घट रही है। इसी के साथ खरीफ सीजन की सिंचाई और बुआई शुरू होने की वजह से पाइप्स की डिमांड लगातार बढ़ रही है। और इसी के साथ एनालिस्ट का ये भी मानना है कि जैसे रॉ मटेरियल का कॉस्ट कम हुआ है तो Q4 में मार्जिन्स इम्प्रूव होंगे। इसी के साथ इन्वेंट्री लेवल जो घटी है और डिमांड बढ़ रही है, इसका भी पूरा इम्पैक्ट Q4 के नतीजों में आते हुए दिखेगा। इसकी ही वजह से आप देखेंगे तो पिछले एक हफ्ते में फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज ने 12% की अपसाइड दिखाई है, सुप्रीम इंडस्ट्रीज ने 9% की, टेक्समो पाइप, अपोलो पाइप 13%, सिमिलरली जेन इरिगेशन में भी 13% की अपसाइड है। तो क्लियर कट कि ये जो पॉजिटिव सिनेरियो बन रहा है पीवीसी पाइप्स के लिए, इसी को बाजार फैक्टर कर रहा है। चलिए, तो ये जो पाइप बनाने वाली कंपनियां हैं, इन पे आप नज़र रखें, यहाँ पर तेज़ी बन रही है। इनफैक्ट ये फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज जैसे जो कंपनियां हैं, ये आप ट्रैक कर रहे हैं। आशीष जी, आपसे प्रश्न होगा सर, ये ब्रॉडर बेस खरीदारी इस समय देखने को मिल रही है मार्केट पे, जो पाइप बनाने वाली कंपनियां, यहाँ पर आज एक्शन देखने को मिल रहा है। राजेश जी, आप बताएं, यहाँ पर तेजी देखने को मिल सकती है क्या पाइप वाली कंपनियों में? फिन पाइप की अगर मैं इंडिविजुअल बात करूँ तो मुझे लगता है स्टॉक में जिस तरीके का फॉर्मेशन हुआ है, और मुझे लगता है कि यहाँ से स्टॉक 535, 540 तक एक्सटेंड कर सकता है तेजी। तो फिन पाइप एक अट्रैक्टिव लग रहा है। बाकी दूसरे स्टॉक्स मैंने ट्रैक नहीं करे, बट एक्टिवली ट्रैक नहीं करता हूँ मैं। तो फिन पाइप मुझे लगता है यहाँ से बिल्कुल बाय पोजीशन रखना चाहिए, होल्ड रखना चाहिए, और 535, 540 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। सिद्धार्थ जी, पाइप बनाने वाली कंपनियां, इन पे आप क्या राय रखते हैं? यहाँ पर तेजी बढ़ सकती है किसी भी स्टॉक में? हमें लगता है कि सुप्रीम इंडस्ट्री एक बहुत अच्छी कंपनी हो सकती है, यहां पे तेजी जरूर बन सकती है। सुप्रीम इंडस्ट्री की अगर बात करें तो पिछले 2-3 तिमाही के नतीजों में उतना बड़ा ग्रोथ देखने नहीं मिला है, कहीं ना कहीं इन्वेंट्री लॉसेस या कुछ ना कुछ इंपैक्ट जरूर देखते हुए मिला है। हमें लगता है कि सुप्रीम इंडस्ट्री के ये तिमाही के नतीजे बेहतर रह सकते हैं। ओवरऑल पर्सपेक्टिव से हमारा इस पे कवरेज हो चुका है, टारगेट भी हो चुका है, बट अभी भी हम समझते हैं कि पीवीसी सेगमेंट में, पाइप सेगमेंट में सुप्रीम अव्वल नंबर की कंपनी, और ये परफॉर्म कर सकती है आने वाले 1-2 तिमाही नतीजों में। चलिए, लेकिन एक BTSTT कॉल आ रही है, फटाफट से रुक करते हैं BTSTT का, पहले बिगुल बजाते हैं, उसके बाद देखते हैं राजेश जी कॉल। बताइए राजेश जी, कौन सा स्टॉक है? रजत जी, बाइंग की रिकमेंडेशन है, और वो है स्टॉक गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट।
स्टॉक में देखें तो एक बेस फॉर्मेशन हुआ है 650 के आसपास और स्टॉक ने आज नियर टर्म चार्ट पे ब्रेकआउट दिया है और डेरिवेटिव डेटा भी देखें तो इसमें शॉर्ट कवरिंग एक्शन जस्ट इनिशिएट हुई है। तो मुझे लगता है इसमें एक अच्छी तेजी आनी चाहिए शॉर्ट कवरिंग एक्शन के चलते और ये मुझे लगता है यहाँ से स्टॉक अगर देखें तो 710 से 715 तक के टारगेट दिखा सकता है। तो 698 का करंट मार्केट प्राइस है, 693 के स्टॉप लॉस से बाय करना है और 710 715 के टारगेट मुझे लगता है बहुत जल्दी गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट में देखने को मिल सकता है। अच्छा, तो 693 ये एक स्टॉप लॉस रखना होगा, 693 और पहला टारगेट है 710, उसके बाद 715। ये दो टारगेट्स गोदरेज कंज्यूमर पे लगाकर चल सकते हैं। अच्छे एक्शन में दिन के उच्चतम स्तर पे ही हो सकता है तेजी स्कोर बढ़ जाए, लेकिन आपको स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस 693 का अपने सौदे पे मेंटेन करके चलना है। अच्छी खरीदारी। एक बार अगर फाइनेंस स्टॉक्स देखें तो दिन के उच्चतम स्तर पे दिखाई देंगे और तेजी अब बढ़ रही है। कैनफिन होम्स, रेपको होम, इन तमाम स्टॉक्स में दिन के उच्चतम स्तर पे ट्रेड हो रहा है और उज्जीवन फाइनेंस भी यहाँ पर आज अच्छे एक्शन में, यहाँ पर भी तेजी दिन के उच्चतम स्तर पे ले आई है इन तमाम स्टॉक्स को। सिद्धार्थ जी बताएं, फाइनेंस स्टॉक्स का दिन है आज, तेजी के पीछे कारण? फाइनेंस स्टॉक की बात कर रहे हैं, एनबीएफसी अक्रॉस द बोर्ड, चाहे वो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी हो या फिर माइक्रो फाइनेंस से जुड़ी कंपनी हो, अच्छी तेजी शो कर रहे हैं। कोई स्टॉक रेडार पर और हुआ क्या इस पूरे सेक्टर में, तेजी बन क्यों रही है? बिल्कुल, देखिए रजत, एक चीज है कि बीएफएसआई सेगमेंट जो है ये Q3 के नतीजों में सबसे बेहतरीन परफॉर्म किया है, क्योंकि एक हमने एनालिसिस किया था कि निफ्टी की 50 कंपनियों में से 40 कंपनी जो है नॉन बीएफएसआई है जिसने मुनाफा 2% का डीग्रोथ दिखाया है, जबकि बीएफएसआई सेगमेंट ने करीबन 39-40% का ग्रोथ दिखाया है। तो एनबीएफसी बैंकिंग स्टॉक काफी बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं अगर तिमाही नतीजों की बात करें, और आने वाले तिमाही में अच्छे कर सकते हैं। स्पेसिफिकली आपका जो प्रश्न है एनबीएफसी पे, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस हमें बहुत बेहतरीन लग रहा है। हमें लगता है कि ट्रैक्टर्स के नंबर्स और भी बेहतरीन आएंगे। ये क्वार्टर के, ये महीने के नतीजे या दूसरे इसके पहले के महीने के सेल्स नंबर्स काफी बेहतरीन थे और ये बरकरार रह सकता है। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज आप लेकर चले, कुछ नहीं तो आपको यहां से 15 से 20% का मुनाफा बन सकता है। चलिए, एमएनएम फाइनेंस स्टॉक पे नजर रखें, हो सकता है यहां से 10 से 15% के रिटर्न मौजूदा स्तरों से भी देखने को मिले, तो ये फंडामेंटल पिक अच्छे रिटर्न दे सकता है मौजूदा स्तरों से। थोड़ी देर में अनिल जी की स्ट्रैटेजी आएगी, दिन के उच्चतम स्तर पर मार्केट निफ्टी और निफ्टी बैंक को कैसे प्ले करे, कैसे पोजीशंस बनाए, ये थोड़ी देर में आप जानेंगे। लेकिन इसी बीच एबीबी पे एक खबर आई है, बोर्ड ने डीमर्जर को मंजूरी दे दी है, यानी कि ये पावर कारोबार अलग करना चाहते थे और बोर्ड ने उसकी मंजूरी दे दी है। इस वक्त की बड़ी खबर है एबीबी पे, हालांकि स्टॉक पे 1.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। सिद्धार्थ जी बताएं, एबीबी कैसा लग रहा है आपको 1234 के स्तर पर? देखिए, कैपिटल गुड्स के सारों के नंबर्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, चाहे आप एबीबी की बात करें, सीमेंस की बात करें या किसी और की बात करें, बट ओवरऑल पर्सपेक्टिव से हमें लगता है कि ये कैपिटल गुड्स और बेहतर परफॉर्म करेंगे। दोनों ही कंपनियां गिनी गोल्ड आइटम है, बहुत अच्छी है, बट यही समूह से मैं अगर कोई कंपनी पिक एंड चूज सलाह के हिसाब से देना चाहूंगा तो अनिल जी बहुत बेहतरीन से जानते हैं कि मेरी पिक कौन सी रहेगी। वो रहेगी एल&टी। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी है, कैपिटल गुड्स में भी है। 30% के आसपास का कैपिटल गुड्स से इनका आय आती है, इनके रेवेन्यू आते हैं। हमें लगता है अभी भी एल&टी डार्क हॉर्स बन के निकल सकता है ये साल में। कहीं ना कहीं सूती स्टेक सेल और ये सब खबरें आके स्टॉक में थोड़ा सा दबाव देखने मिलता है, पर मैं मानता हूं कि ये स्टॉक ऑफ द ईयर बन सकता है 2019 का। अरे सर, ये वो क्या होता है गिनी गोल्ड, ये आप कुछ बोल रहे थे अभी? मतलब एक तरीके से सोने जैसी चीज है। अच्छा। ओवरऑल पर्सपेक्टिव से जैसे सोना का कैसा प्योरिटी रहता है, वैसे ही स्टॉक का प्योरिटी। अच्छा, अब समझ में आया। रजत जी, आपने पहले सुना था? नहीं, मैं तो खैर जैसे आपने बोला ना, पूछा तो मैं तो गूगल खोल के बैठ गया था। अच्छा, आपने गूगल सुना? मैंने पहले आपसे पूछने के पहले मैंने रजत को पूछा। मैंने कहा थोड़ी हो सकता है रजत ने सुना हो, तो मैंने कहा भाई ये गिनी गोल्ड क्या होता है। रजत जी गूगल कर, मैंने कहा गूगल करने की जरूरत क्या, सिद्धार्थ जी बैठे हैं ना, ये अपने गूगल ही है, मुझे सब मालूम है। पर अच्छी पिक यहाँ पर निकल रही है। इनफैक्ट आने वाले ये एनबीएफसी जो है पूरा ही सेक्टर इस समय आउट परफॉर्म कर रहा है। दूसरा है कैपिटल गुड्स, जिसमें एल&टी ये टॉपिक है, अच्छी तेजी बन सकती है, सिद्धार्थ जी के रडार पर है। लेकिन तेजी यहाँ पर निफ्टी पे भी है और दिन के उच्चतम स्तर पर है। तो अब सीधे चलते हैं और देखते हैं अनिल जी की स्ट्रैटेजी निफ्टी और निफ्टी बैंक पे। चलिए फटाफट से इंटरनेशनल क्यूज देख लेते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये यहाँ पर यूएस में क्या रुझान के साथ है ना स्ट्रेटेजी में। मेरे को उतना मजा नहीं आता ये जब हम स्ट्रेटेजी करते हैं,
डिम्पी के साथ बहुत मजा आता वो है। भूल जाते हाँ वो हमेशा नहीं, भूल पर मैं भी जाता तो भूलता हूँ, मैं भी भूलता हूँ अक्सर। अब वो मुझे पता नहीं वो जानबूझ के भूलते हैं वाकई में भूल जाते, लेकिन भूलते इतनी जरूर मुश्किल है। से तो याद किया कि आप स्ट्रैटेजी लेने से पहले इंटरनेशनल क्यूज भी देखने बहुत जरूरी होते हैं, लेकिन अपनी दम पे चले आज तो मार्केट। आज तो इंटरनेशनल क्यूज कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहे थे, अच्छा अब सपोर्ट करना भी शुरू कर दिया। डाउ फ्यूचर्स यहाँ पर 50 पॉइंट्स की तेजी है। उसके अलावा अगर नैस्डैक फ्यूचर्स देखें यहाँ पर 1/4% के आसपास ये उछाल है, क्योंकि कल के सत्र में टूटे थे तो निचले से खरीदारी एक्सपेक्टेड है कि यूएस मार्केट जब खोलेंगे तो होती हुई नजर आएगी। कैक, डैक्स और साथ साथ फुटसी यहाँ पर 1/4% तक की तेजी देखने को मिल रही है। तो तमाम मार्केट से एशिया अभी कैसे बंद हुआ वो भी देख लेते हैं। हाँ चलिए एशियन मार्केट्स दिखाइए, क्योंकि आज जो शुरुआत थी वो एशियन मार्केट्स की बिल्कुल अच्छी नहीं थी, लेकिन अब मिले जुले क्लोजिंग देखने को मिली। कोई बहुत बड़ी गिरावट किसी भी मार्केट में नहीं है। हाँ निके जरूर यहाँ पर ½ % के आसपास टूटा है, लेकिन आप अगर बाकी की मार्केट्स देखें तो वहाँ पर स्टेबल, यहाँ पर कुछ खरीदारी के रूप में यहाँ पर आंकड़े निकल के आएंगे। अच्छा क्रूड इंपॉर्टेंट है, ½ % की गिरावट हो चुकी है और अब ये 65 के करीब 65-67 की रेंज में चल रहा है। ऐसा कोई कमजोर भी नहीं है, ऐसा नहीं कि बहुत कमजोर हो गया। जितना ऑयल मार्केटिंग कंपनियां भाग रही उतना कमजोर हुआ नहीं कुछ। हाँ पर रुपये की स्ट्रेंथ थी आज, रुपया तो 70 के आसपास आना शुरू हो गया, यहाँ पर अच्छी स्ट्रेंथ। 25 पे से तो हुआ है इतना मजबूत। 25 में से भी 16 तो परसों ही कमजोर हो गया था। तो ऐसा देखा जाए तो परसों की कमजोरी 9 पैसा मजबूत। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा कोई बड़ी अच्छी संकेत है, लेकिन इन संकेतों को देखिए मत। बेसिकली बाजार रिकवर हुए हैं सिर्फ और सिर्फ सीमा पे तनाव कम होने की वजह से। सिंपल एक ही फैक्टर है। बाकी तो ट्रम्प साहब ने भी बहुत कुछ कहा, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, मोटी चमड़ी के हम लोग ऐसे वैसा हो गया तो बोलते होंगे जी। तो अच्छा अब बचे हुए समय के लिए बता दें आपको, पहली चीज़ 10,900 इसके नीचे क्लोज देना नहीं है निफ्टी को, ये आज इन्होंने मन बना लिया। अब आप कहेंगे ऐसे वहाँ से तो 50 पॉइंट ऊपर तो नहीं जी, इसमें नई बात क्या बता रहे हैं, लेकिन पॉइंट ये कि डेटा बता रहा है साहब 34 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है 10,900 के पुट पर जो खुला हुआ है, और उसमें से वीकली वाले में आज ही 15 लाख शेयर जुड़े हैं। तो इसका मतलब क्लियर कट है कि अब 10,900 के पुट को होल्ड होना बहुत ज़रूरी है। 10,900 के पुट में जिन लोगों ने मंदी की पोजीशन, तेज़ी की पोजीशन बनाई, ये पुट बेचकर वो बहुत एग्रेसिव है और ख़रीदारी कर रहे हैं। जैसे ही अगर नीचे आया और 10,900 के करीब आते ही कॉल्स में भी 27 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, तो ये लोग शॉर्ट कवरिंग करने के लिए हो जाएंगे तैयार। इसलिए बाजार ज़्यादा आपका गिरेगा नहीं। अब आपकी रिस्क आपको पता है कि 85 पॉइंट की है, तो अब आपको ऊपर का ट्रेड के लिए ट्रेड करना चाहिए। और ऊपर का ट्रेड कैसे बनेगा वो देख लीजिए। ऊपर 11,000 रुकावट का लेवल है, पहला होना भी चाहिए। 36 लाख शेयर कॉल्स में है, तो अब से लेकर आपको 10,975 से 11,000 तक के टारगेट के लिए खरीदारी करनी चाहिए मिनिमम, ये आज के लिए। और आप अगर पोजिशनल ट्रेड ले रहे हैं इस हफ्ते के लिए, तो फिर से ये 11,125 की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है निफ्टी। तो यहाँ से भी तेज़ी 125-150 पॉइंट की और बाकी है, कम से कम इतनी तो बनती है। तो ख़रीदारी करनी चाहिए। 10,950 पे भी एंट्री कर सकते हैं, नीचे मिले तो थोड़ी जगह 10,925 के लिए और रख लीजिए। 10,900 आपका स्टॉप लॉस है, 10,975 से 11,000 का टारगेट। ठीक है, 10,950 यानी कि मौजूदा स्तर पे भी खरीदारी कर सकते हैं। 25 पॉइंट नीचे आ जाए तब भी खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन जो स्टॉप लॉस लगाना है वो है 10,900, क्योंकि इसके नीचे जाने की उम्मीद इस समय बहुत कम है। टारगेट्स के तौर पे पहला टारगेट है 10,975 आज के लिए, उसके अलावा 11,000 का टारगेट ओपन है, लेकिन पोजिशनली 11,100, 11,125 तगड़ी दौड़ लगेगी फिर तो इस हफ्ते लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल लगेगी। आंकड़े मंथली के इंप्रूव होते हुए नजर आए या फिर वीकली इसी सीरीज में, दोनों इसी हफ्ते की सीरीज? इस हफ्ते वाले में तो बहुत ही तगड़े। 10,800 के पुट में 14 लाख शेयर, 10,900 के कॉल्स में 15 लाख शेयर, जबरदस्त बनी है पोजीशन, कोई दिक्कत ही नहीं है, शानदार है। ऊपर से आज विक्स भी यहाँ पर कम होता हुआ नजर आया, 3.5% नीचे है। कल भी बहुत ज्यादा गिरावट थी, तो परसों भी 11% गिरा था, शनिवार शुक्रवार को भी। तो बढ़िया है, डेटा अच्छे हैं। फिलहाल के आंकड़ों के हिसाब से 10,975 से 11,000 आज का टारगेट है, और वैसे पोजीशनली देखें तो 11,100 से 11,125 तक के टारगेट देखने को मिलते हैं। अच्छा निफ्टी बैंक भी कमाल कर रहा है, दिन के उच्चतम स्तर पे खड़ा है, जोरदार तेजी देखने को मिल रही है। तो यहाँ क्या किया जाए? देखिए नहीं, इसको पोजीशन लेनी है सर, मतलब 27,464 के लेवल पे आ चुका है, अच्छी तेजी बन रही है। इतनी हिम्मत नहीं है यहाँ पर खरीदारी की राय देने की। 450, 400, 450 पॉइंट बढ़ने के बाद देखिए उसका रीज़न भी बता दूँ। देखिए रजत, बैंक निफ्टी अपने रुकावट वाली जगह पे पहुंच रहा है। अच्छा, और वो है 27,500, 27,550, यहाँ पे रुकना है इसको। तो अगर आप कंजर्वेटिव ट्रेडर है तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए आपको अपनी तेज़ी की पोजीशन में। मैं शॉर्ट करने की राय नहीं दे रहा, क्योंकि बाजार शॉर्ट करने जैसा है नहीं, गिरावट में खरीदारी करने का। लेकिन 27,480 पे 100% आपको मैं खरीदने की राय नहीं दे सकता, मेरी हिम्मत तो नहीं है। अब फ्रेश खरीदारी तब होगी जब ये 27,550 के ऊपर निकल कर टिके
और ट्रेड करना शुरू करें, तब आपको 27,750 27,800 के टारगेट के लिए खरीदना है। लेकिन 27,550 के ऊपर ही फ्रेश खरीदारी बनती है। अदरवाइज 27,500 27,550 वो रेंज है जहां पर अगर आपने सही वक्त पर तेजी की पोजीशन में एंट्री ली है तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए। 27,550 के ऊपर निकले तो फिर क्या टारगेट्स बैठे? फिर 200-250 पॉइंट और मिलेंगे आपको, 27,750 से 27,800 मिल जाएगा। और नीचे कितनी प्रोबेबिलिटी और नीचे कहाँ तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं? 27,250 इससे नीचे की मंदी दिखती नहीं है। इनफैक्ट 27,300 भी टूट जाए तो बड़ी बात है। 27,250 के नीचे की नहीं दिख रही रिस्क, तो वहाँ 200 पॉइंट की रिस्क है। 200-250 लोग 27,500 जब बात करते करते भागे जा रहे हैं तो खतरनाक शॉर्ट कवरिंग है, खतरनाक वाली शॉर्ट। किसी भी लेवल पे इसमें ट्रेडर्स खरीदारी कर रहे हैं। 27,550 प्रॉब्लम क्या है मैं बताता हूँ आपको। प्रॉब्लम क्या है बताता हूँ। प्रॉब्लम एक सिंपल सी है जो राजेश जी भी डेटा देखेंगे समझ में आ जाएगा। 27,000 के कॉल को तो छोड़ दीजिए, 27,300 से चालू करता हूँ, नीचे का तो छोड़ दीजिए। 27,300 के कॉल में 5 लाख शेयर, 27,400 के कॉल में 5 लाख शेयर, 10 लाख शेयर, और 27,500 आपने पार कर लिया तो 7 लाख शेयर वहाँ भी है, 17 लाख शेयर, और बाकी छोटे मोटे मिला के करीबन 25 लाख शेयरों की शॉर्ट पोजीशन खड़ी है बैंक निफ्टी में। और जो इस समय रुझान देखने और वो वीकली वाली है, मंथली वाली नहीं। 25 लाख शेयरों की वीकली में पोजीशन हो गई है शॉर्ट। ये शॉर्ट कवरिंग हो रही, क्रिस्टल क्लियर शॉर्ट कवरिंग का केस है। अगर आप बहुत एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो 27,500 के ऊपर भी टिक जाए तब भी आप खरीद लीजिए 50 पॉइंट की स्टॉप लॉस के साथ 27,600 27,650 के टारगेट के लिए। लेकिन 27,500 के ऊपर टिक जाने दिए, शॉर्ट कवरिंग बहुत एग्रेसिव होगी। देखिए जैसे 27,500 के ऊपर आप टिके ना तो करीबन 12-13 लाख शेयरों की शॉर्ट कवरिंग के लिए तैयारी हो जाएगी। बैंक निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग का फॉर्मूला सिंपल है, आप नीचे के 100 पॉइंट के ऊपर निकलो, वो वाले 100 पॉइंट वाले शॉर्ट कवर करने आएंगे। तो 27,500 पार करेंगे तो 27,400 वाले आएंगे, 27,400 आपने पार किया तो 27,300 वाले आएंगे। तो मैं ये चाहता हूँ 27,500 के ऊपर निकल कर टिकने दें। एग्जैक्टली आज का हाई 27,498 बनाए हैं स्पॉट लेवल पर, तो थोड़ा वेट कर लेते हैं। ये रुकने वाली जगह है, अगर रुकना है तो रुकने के लिए परफेक्ट जगह है। 440 पॉइंट की तगड़ी दौड़ लगाई निफ्टी बैंक ने आज। अब 27,500 के ऊपर टिके तो थोड़ा रिस्क लेके आप पोजीशंस बना सकते हैं तेजी की, लेकिन बायस इस समय पूरा पॉजिटिव है। कोई भी शॉर्ट कैरी ना करें, अच्छी पोजीशंस बन रही है मार्केट में। 10,964 इस समय निफ्टी पे तेजी, और साथ साथ निफ्टी बैंक में भी लगभग 440 पॉइंट्स की स्ट्रेंथ देखने को मिली। अच्छा, निफ्टी बैंक की ही बात हुई तो इसमें आज जो सबसे तेज चला है वो है पंजाब नेशनल बैंक, 8% ऊपर है, और इसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा में भी 4% के रिटर्न मिले। सिद्धार्थ जी, ये सरकारी बैंक्स पहले तो ये बताएं, ये पिछले कुछ दिनों में अच्छी हरकत में आया, अच्छी तेजी में, और पंजाब नेशनल बैंक तो 8% चढ़ गया सर, ऐसा क्यों? बहुत सारे सेंटिमेंटल खबरें थी, जैसे कि रिकैपिटलाइजेशन, जबकि बड़ी बड़ी बैंकों की पीएसयू बड़ी बैंकों को बहुत बड़ा रिकैप नहीं मिला है, बट हम मानते हैं कि एक सेंटिमेंटल बूस्ट रहता है कि सरकारी बैंक रिकैप के न्यूज पे हमेशा चलती है। और सबसे बड़ी चीज कि बहुत बीटन डाउन भी थे, तो एक जब ओवरऑल ब्रॉड बेस्ड रैली देखने मिलती है तब सारी कंपनियों को पार्टिसिपेशन देखने मिलता है। और जैसे कि हम जानते हैं कि बैंक निफ्टी भी तेज थी, तो ये सारे सभी कारणों से हमें लगता है कि पीएसयू बैंकिंग स्पेस या सरकारी बैंकों में अच्छी तेजी बनी। बट अभी भी मेरा मत एक ही रहेगा, सरकारी कंपनियों को नहीं खरीदूंगा। मैं जो खरीदूंगा वो निजी बैंकों को खरीदूंगा, जैसे कि एचडीएफसी बैंक। चलिए, प्राइवेट बैंक्स पे ज़्यादा फोकस है और प्राइवेट बैंक्स पे कम। लेकिन एक बीटीएसटीडी कॉल आ रही है, फटाफट से बिगुल बजाते हैं, उसके बाद श्रीकांत चौहान जी की कॉल। तो चलिए, श्रीकांत जी हमारे साथ है। श्रीकांत जी, बिगुल आप ही के लिए बजाया और दे दीजिए एक दमदार कॉल। देखिए, मुझे लग रहा है कि सन फार्मा काफ़ी अच्छा है, जिसे हम आज बीटीएसटी के बेसिस पे लेके जा सकते हैं। स्टॉप लॉस काफ़ी नज़दीक का है, 451 के स्टॉप लॉस के साथ इसे लॉन्ग किया जा सकता है। उसका रीज़न ये है क्योंकि इसने जो ओवरऑल उसके ट्रेडिंग पैटर्न के रेंज को काफ़ी नैरो कर दिया था, और उस रेंज को नैरो करने के बाद उसमें एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला है। जब इसमें कोई बैड रीज़न थी और जब ये स्टॉक नीचे आया था तब उसके जो लेवल्स थे वो थे 461 462 के। तो मुझे लगता है कि ऑन इमीडिएट बेसिस सन फार्मा यहाँ से 461 462 के लिए जा सकता है, जो मिनिमम लेवल्स है, और मैक्सिमम कुड भी 475। तो करेक्ट लेवल से सन फार्मा को हम लॉन्ग करके चल सकते हैं बीटीएसटी के बेसिस पे। क्या श्रीकांत जी, 461 बस? ना सर, थोड़े बड़े वाले 461 काफी इंपॉर्टेंट लेवल है, जिसमें काफी बड़े वाले। नहीं, सुनो ना, वो चार्ट को थोड़ा, बट उसके बाद के लेवल में क्या बचा है? 5 रुपए। अच्छा, एक काम करो, सुनिए मेरी बात सुनिए। चलिए, इस कॉल में मैं आपके साथ हूँ, अब दीजिए बड़े टारगेट। नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि 461 के जो फर्स्ट टारगेट है, उसके बाद के जो नेक्स्ट टारगेट है वो 475 के है, क्योंकि उस वक्त काफ़ी बड़ा एक बेरिश गैप छोड़ा था ये स्टॉक ने। मुझे लग रहा है कि बहुत ही हाई चांसेस है कि ये क्रॉस कर लेगा, लेकिन बिकॉज कि ये बीटीएसटी ट्रेड है जिसे आज लेके जा सकते हैं, कल बेच सकते हैं,
आई थिंक 1.5% इज मोर देन इनफ। वेडनेसडे को हमने कहा था कि ये स्टॉक एक्सपायरी की तेजी दिखाने को तैयार है। मेरे ख्याल से 542 रुपये के आसपास इसका दाम था, 442 है ना, 442 के आसपास 500 की तरफ जा रहा है ये शेयर। इस शेयर में जिस तरह की तेज़ी बन रही है ना और जिस तरह की चाल बन रही है, ये बहुत बढ़िया तेज़ी के लिए तैयार होता हुआ दिख रहा है। कॉल ऑप्शन लेकर इसमें ट्रेड करना चाहिए। और कॉल ऑप्शन कौन सा लेना बताओ? मंथ ऑन मंथ भी देखें तो इसमें कॉल पुट में बहुत एक्टिविटी है, मतलब सीरीज की शुरुआत से इसमें ये देखें तो जिस बहुत दिन है अच्छा। ना, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, जिस दिन रिजल्ट आया था इसका सन फार्मा का, उस दिन 455 पे फ्यूचर खुला था। उस दिन हमने कहा जहाँ खुले वहीं बेच दीजिए, और वहाँ से ये स्टॉक उठा नहीं वापस। रिजल्ट आके मेरे ख्याल से 1 महीने से अब ज़्यादा हो गया, आज वापस ये 455 के पार निकला है। तो इसने रिजल्ट के दिन का जो उसके बाद से जो गिरावट थी उसको पूरी कर लिया, अब ऊपर जाने को तैयार। मुझे लगता है ये अब यहाँ पे नहीं रुकेगा, 5-15 रुपये में ये 500 प्लस में जाने की तैयारी है, लग रहा है। बिल्कुल। कोई बढ़िया ऑप्शन बताओ सर। 460 का कॉल ऑप्शन लेना चाहिए बिल्कुल। कितने में मिल रहा है? 12.50 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ओके। 8 लाख शेयर का कंसंट्रेशन है वहाँ पे। अब 450 में जो था 7,35,000 शेयर का कुछ था, उसके ऊपर हम ट्रेड कर रहे हैं, तो वहाँ तो शॉर्ट कवरिंग बिल्कुल आएगी। तो अब ये मुझे लगता है 460, जैसा श्रीकांत जी भी बता रहे थे, अब ये लेवल क्रॉस करते से स्टॉक में बहुत बड़ी तेजी आएगी। सो 460 का कॉल ऑप्शन ले लेना चाहिए, ये सीरीज़ में होल्ड रखना चाहिए। मुझे लगता है ये स्टॉक 500 जाएगा तो इसमें हमें 40 रुपये में बिकेगा ये कॉल। बिल्कुल, बड़ा पैसा बनने की चांस इसमें बन सकती है, इसे होल्ड कीजिए। दमदार तेजी की तैयारी सन फार्मा करता हुआ दिख रहा है। जाहिर सी बात है सन फार्मा में एक्शन भरपूर होता हुआ नजर आ रहा है। फार्मा शेयरों में पसंद है सन फार्मा या कोई और, जरा बताएंगे आप सिद्धार्थ जी? अनिल जी, सन फार्मा तो बहुत मुश्किलों के दौर से गुजर रहा है और हमें लगता है कि डेफिनेटली ये उभर के आ सकता है, लीडर है ये स्पेस का। बट मैं अभी ये स्टॉक के साथ नहीं जाना चाहूंगा, मैं जाना चाहूंगा बायोकॉन के साथ। जैसे आप अच्छे से जानते हैं कि बायोकॉन लगातार अपने तिमाही नतीजों में अच्छे नंबर्स पोस्ट कर रहे हैं। सबसे अहम कारण उसका वो है बायोसिमिलर ड्रग्स। बायोसिमिलर कैंसर ड्रग्स जो ये कंपनी ने माइलान के साथ डेवलप किया है, उसमें रेवेन्यू काफी तगड़ी आ रही है ये कंपनी की, और ये बरकरार रह सकती है। बायोकॉन एकमात्र ऐसी कंपनी है जिसका परफॉर्मेंस या ड्रग्स के प्राइसिंग प्रेशर अमेरिका में नहीं पाए जाते हैं। बायोकॉन लेना चाहिए 823 के टारगेट से। अच्छा, एक चीज बताइए सिद्धार्थ जी, ये आप है ना वही 1, 2, 4, 5 शेयर रिकमेंड करके बोर नहीं होते? कभी आपका ऐसा मन नहीं करता है बायोकॉन बेचूं, फिर उसके बाद में कहीं सन फार्मा में चले जाऊं, सन फार्मा बेचूं, उसके बाद कहीं लुपिन में चले जाऊं? ऐसा मन क्यों नहीं होता आपका? यही खूबी है फंडामेंटल एनालिसिस की कि कन्विक्शन जिस पे बैठ जाता है उसी पे ही चिपक जाता है। बिल्कुल, पकड़ के रखना, चिपक जाओ, छोड़ना मत। यही है कन्विक्शन, और उस कन्विक्शन का फायदा आपको मिलता भी है। जिस तरह की शानदार एडवाइस आपको सिद्धार्थ जी देते हैं, स्टॉक्स देखिए ठोक बजाकर एकदम पूरी रिसर्च के साथ जब देते हैं तो कॉन्फिडेंस लेवल भी उसी तरह का मजबूत रहता है। और वैसे ही मजबूत कॉन्फिडेंस दिख रहा है पूरे टाटा ग्रुप के शेयरों में। आज बाजार का दमदार तेजी दिखा रहे हैं सारे शेयर। क्यों, वजह क्या है? न सिर्फ टाटा बल्कि सारे के सारे ऑटो स्टॉक्स आज हैं भरपूर एक्शन में। तो ऑटो स्टॉक्स की रफ्तार बढ़ने की वजह बताने के लिए हमारे साथ है सुमित मेहरोत्रा। सुमित, बताइए। शुक्रिया अनिल जी। देखिए, टाटा मोटर्स के साथ अलग वजह है और आयशर के साथ अलग वजह है, जिनमें दोनों में एक अच्छी रफ्तार देखने को मिल रही है। इनफैक्ट आयशर की ज़्यादा इंटरेस्टिंग वजह दिखाई पड़ रही है। पहले टाटा मोटर्स के साथ शुरुआत करते हैं। टाटा मोटर्स में आज से तेज़ी नहीं है, पिछले 1 महीने में शेयर 30 से 31% के आसपास तक का मूव दिखा चुका है। बहुत सारी खबरें आई हैं पिछले कई समय में, जिसमें प्रमोटर की तरफ से स्टेक बढ़ाना हुआ या बिक्री के आंकड़े हुए, उन सब के बाद तेज़ी है। पहले शेयर गिरा जब सेल्स के नंबर आए और जो एक खराब मुनाफे का घाटे का नंबर जो है, उसके बाद इस शेयर में तेज़ गिरावट आई और वहाँ से शेयर लगातार चल रहा है। एक एक करके पहले सेल्स के आंकड़े देखते हैं। फरवरी में जो इनकी JLR की बिक्री है वो 29% बढ़ी है। ये बाकी किसी भी लग्जरी कार मेकर्स में सबसे ज्यादा बिक्री इनकी बढ़कर आई है। तो ये एक पहला ट्रिगर है जो कि इमीडिएट ट्रिगर है, जो कि बाजार में आज डिस्काउंट हो रहा है। इससे पहले प्रमोटर कंपनी के अंदर स्टेक उठा रहे थे, चाहे वो 25 या 26 फरवरी के आसपास की बात है, जब प्रमोटर ने करीब 1 करोड़ शेयर खरीदे थे। वो दाम था करीब 152, 154, 155 की रेंज में, जहां पे प्रमोटर की तरफ से स्टेक उठाया गया था। उसके अलावा टाटा सन्स ने यह भी बोला है कि वो अपने अलग अलग कारोबार को कंसोलिडेट करके लिमिटेड कारोबार में करेंगे। ऐसी खबरों में ऑटोमोबाइल कॉर्पोरेशन ऑफ गोवा, ये कंपनी है जो टाटा मोटर की सब्सिडरी है, ये भी करीब 7% ऊपर है। और इस कंपनी का इम्पैक्ट, क्योंकि अलग अलग छोटी छोटी कंपनी अगर मर्ज होंगी तो सिंक्रोनाइजेशन में इनका बेटर होगा,
जिसकी वजह से शेयर में तेजी भी देखी जा रही है। ब्रोकर्स की तरफ से अब कोई डाउनग्रेड नहीं है, अगर आप गौर से देखेंगे या तो न्यूट्रल है, ओवरवेट है, इक्वल वेट है, लेकिन डाउनग्रेड एटलीस्ट नहीं है। 250-256 तक के टारगेट्स भी कई ब्रोकर्स लेके आए हैं। और लास्ट में एक खबर यह भी थी कि JLR में स्टेक बेचा जाएगा, हालांकि डिनाई आ चुका है कंपनी की तरफ से, लेकिन अगर ऐसा होता तो शायद डेट वाइज कंपनी सिचुएशन थोड़ी बेटर हो। तो ये कुछ वजह हो सकती है, इसकी वजह से शेयर में तेजी है। एक इंटरेस्टिंग आंकड़ा देखिए, टाटा मोटर्स में आज अमेरिका में जो बिक्री आई है वो करीब करीब JLR की 29% बढ़ी है। उसके सामने सभी लग्जरी गाड़ियां देखिए, लिंकन करीब 15% की बिक्री बढ़ी है, एक्यूरा करीब 11% की बिक्री बढ़ी है, इसके अलावा पोर्श करीब 10% की बिक्री में ग्रोथ, लेक्सस 4.5%, BMW महज 0.5%, और जो और बड़े नाम है जिसमें मर्सिडीज करीब करीब 12% का डिक्लाइन, ऑडी करीब 12% का डिक्लाइन और इन्फिनिटी करीब 17% का डिक्लाइन। तो एक तरफ सारी गाड़ियों की कंपनियों में बिक्री में गिरावट है, लेकिन टाटा मोटर 30% की बिक्री दिखा रहा है। ये तो कमाल का आंकड़ा है। इनफैक्ट जो लग्जरी गाड़ियां हैं उसमें JLR की बिक्री सबसे ज़्यादा, यानी कि JLR ज़्यादा पसंद कर रहे हैं यहाँ पर। अगर लग्जरी सेगमेंट देखें तो ग्राहक आंकड़ा ना पिछले 5 महीने से जुड़ा हुआ है। आयशर मोटर में जैसी जावा लॉन्च हुई थी, इनकी बिक्री लगातार टूटती चली गई थी और वो शेयर में डिस्काउंट भी हुआ था। लेकिन अब जो आंकड़ा अगर उठा के देखेंगे तो हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स पे कंपनी का फोकस बढ़ा है और हाई मार्जिन प्रोडक्ट की जो बिक्री है वो भी इंप्रूव हो रही है। 2 तरह की बिक्री आती है आयशर में, एक तो वॉल्वो आयशर की तो रहती है, लेकिन उसके अलावा बाइक सेगमेंट में 350 सीसी और 350 से ज्यादा सीसी वाली बाइक्स को बेचती है आयशर। 350 से ज्यादा सीसी वाली जो गाड़ियों की बिक्री है उसमें सुधार आ रहा है और वो हाई मार्जिन बिजनेस है कंपनी का। आप इसे ऐसे समझिए कि एक समय में सितंबर अक्टूबर के दौरान जब ये टोटल बिक्री में करीब 4% का हिस्सा कंट्रीब्यूट करते थे, वो अब धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते करीब 10% के आसपास आ चुका है। यानी एक समय में जहां 350 से ज्यादा बिक्री जो बाइक्स वाला सेगमेंट था वो कम था, लेकिन अब वो इंप्रूव होकर 10% आ गया है और उसमें कंपनी ने कुछ नए प्रोडक्ट और लॉन्च किए हैं जिनकी सेल जो है वो अगले 2 से 3 क्वार्टर में और 2 से 3 महीने में और दिखाई पड़ेगी। तो ये एक और वजह हो सकती है। इंटरसेप्टर हुआ, GT हुआ, ये कुछ ऐसी नई बाइक्स हैं जो कंपनी ने लॉन्च की हैं और इसका जो बेनिफिट है वो कंपनी को आने वाले कुछ महीने में मिलेगा। हाई मार्जिन है इसलिए शायद बाजार उसको डिस्काउंट कर रहा है और ब्रोकरेज के टारगेट्स भी इसलिए अपवर्ड साइड पे ही आ रहे हैं। ओके, तो ये है आयशर मोटर्स। तो आयशर मोटर्स हमने तो आज वो बिक्री के आंकड़े देखने के बाद शॉर्ट कॉल दिया था, हालांकि खुला नीचे लेकिन घूम गया। अच्छा हो गया टाइम से एग्जिट कॉल दे दिया, नहीं तो ये तो स्टॉक बड़ा जबरदस्त है। तो क्या इसके लिए अब ये समझा जाए कि सुमित जो वर्ष था खत्म हो गया? अब देखिए जो इनकी टोटल सेल थी एक ज़माने में 90% आती थी 350 सीसी से और 10% करीब आती है 350 प्लस सीसी से, लेकिन अब क्योंकि मार्जिन वाले बिजनेस को ज़्यादा फोकस कर रहे हैं तो ये मान के चल सकते हैं कि हाँ जो वर्स्ट सिनेरियो था, जावा का जो थ्रेट था या बाकी चीज़ें थी, वो शायद कंपनी दूर कर रही है और बेटर इनके लिए परफॉर्मेंस आ रही है क्योंकि जावा की सप्लाई नहीं है और इनके पास सप्लाई है। तो ये एक और बड़ा बेनिफिट इनको मिल रहा है। 350 सीसी से ज़्यादा की बाइक्स पे में फोकस जो है, हाई मार्जिन बिजनेस पे फोकस जो ज़्यादा बढ़ रहा है आयशर मोटर्स का। और टाटा मोटर्स तो वैसे भी तेज़ है और ऊपर से यहाँ पर जो यूके बिक्री है उसके आंकड़े भी अब अच्छे आए हैं। जैगुआर यूके बिक्री 991 यूनिट रही है, 738 यूनिट से बड़ी है। और अगर कुल बिक्री देखें तो वहाँ पर भी इजाफा देखने को मिला है, 2550 यूनिट ये बिक्री रही है यूके में जो टाटा मोटर्स ने दर्ज की है। तो एक अच्छा आंकड़ा फिर से टाटा मोटर्स के लिए। सुबह JLR की US नंबर्स जो थे वो बहुत पॉजिटिव थे और अब यूके जो बिक्री है उसमें भी यहाँ पर इजाफा ही देखने को मिला है। सिद्धार्थ जी, तो टाटा मोटर्स एक फिर से टर्न अराउंड स्टोरी साबित हो सकती है क्या? बहुत स्ट्रॉन्ग खरीदारी बीते कुछ दिनों में और इनफैक्ट एक महीने में तो 30% से ज्यादा के रिटर्न दे चुका है ये स्टॉक। बिल्कुल, क्योंकि बहुत बीटन डाउन हो चुका था, एकदम स्टॉक को जैसे नकार दिया था निवेशकों ने और वहां से बाउंस बैक देखने मिला। JLR हम जानते हैं कि बहुत अच्छी एक ब्रांड फ्रेंचाइज है विश्व की और हमें लगता है कि ये बाउंस बैक जरूर कर सकता है आने वाले समय में। बट टाटा मोटर का निवेश आपको शॉर्ट टर्म में नहीं करना चाहिए। अगर आप सोचते हैं कि 2-4 महीने में कुछ अच्छा मुनाफा मिल जाए, वो थोड़ा सा मुश्किल है। अगर आपको इस पर निवेश करना भी हो तो 2-3 सालों के लिए करें। अच्छा सिद्धार्थ जी, आपको कौन सी पसंद है कंपनी टाटा ग्रुप समूह के स्टॉक्स में? क्योंकि आज तो खबर यही थी कि 10 बिजनेस वर्टिकल्स में इन्होंने अपने पूरे कारोबार को कंसोलिडेट करने का ऐलान कर दिया, अच्छी तेजी पकड़ ली पूरे ग्रुप के स्टॉक्स में। आपको कौन सा स्टॉक पसंद है सर? मुझे जो स्टॉक पसंद है रजत, और उसका मौसम अभी आ रहा है, गर्मियों का मौसम, और जो स्टॉक पसंद है वो है वोल्टास। 50% का रेवेन्यू जो है वो एसी सेगमेंट से आता है और एसी सेगमेंट में 24% का मार्केट शेयर है। सबसे बड़ी कंपनी है एसी कंपनी
वोल्टास टाटा समूह की कंपनी और इंजीनियरिंग बिजनेस भी काफी बेहतरीन अब परफॉर्म कर रहा है। हमें लगता है वोल्टास में यहां पे अच्छी सी अपसाइड देख सकते हैं। स्टॉक में उतना मोमेंटम देखने नहीं मिला है पिछले 3 महीनों में, अब उसका टाइम आएगा और गर्मियों का मौसम तो सब जगह आ ही गया है, वोल्टास ले। ओके, तो वोल्टास में करें खरीदारी, ये है राय आपके लिए। इस बीच 40 लाख शेयरों का एक बड़ा सौदा हुआ है रिलैक्सो फुटवेयर में और स्टॉक लगा रहा है तेज दौड़। 715 पे ट्रेड हुआ है, 745 पहुंच चुका है। वजह साफ है कि जब इतने डिस्काउंट पर ट्रेड हुआ और डिस्काउंट पर इसीलिए हुआ क्योंकि एक बड़ा सौदा होना था, तो बड़ा सौदा होने का प्रेशर खत्म होने के बाद स्टॉक तेजी से उछलता हुआ दिख रहा है। तो रिलैक्सो ये है मजबूत स्टॉक का दौड़ लगाता हुआ। 746 इसके लेवल्स बताइए और क्या अभी खरीदारी करनी चाहिए? श्रीकांत जी, आपके चार्ट्स क्या करें? देखिए रिलैक्सो में नो डाउट कि अगर बड़े वॉल्यूम्स अगर हुए हैं और ये वॉल्यूम्स अगर हमें मार्च मंथ में दिखाई देते हैं तो हमेशा उसमें जो एक शिफ्टिंग ऑफ हैंड्स जो बोलते हैं पोजीशंस का, वो शायद होता होगा। लेकिन मुझे लगता है कि ओवरऑल ये स्टॉक में लिक्विडिटी का काफ़ी बड़ा इशू है और अगर इसमें अगर इन्वेस्टमेंट अगर करनी है तो नो डाउट करंट लेवल से कर सकते हैं क्योंकि ओवरऑल स्पेस में ऐसे कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। बाटा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, रिलैक्सो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो यस करंट लेवल से इसे लॉन्ग किया जा सकता है क्योंकि जो उसके टारगेट्स है वो रहेंगे 825 से लेकर 835 के। चलिए, बीते 15 मिनट में जो एक्शन तेज हुआ उसमें अब टायर स्टॉक्स, जिसमें अपोलो टायर्स, ये स्टॉक दिन भर में तो 0.25% चढ़ा, लेकिन अभी बीते 15 मिनट में यहाँ पर आधे फीसदी के गेंस दिखाई दे रहे हैं। और एक और स्टॉक जो एक्शन तेज है उसमें नाम शामिल है अब सीमेंस का। इस स्टॉक में भी लगभग 1% की तेजी हो गई और सीमेंस दिन के उच्चतम स्तर पर आकर ट्रेड करना शुरू हो गया है। तो यहाँ पर एकदम से सडन स्पाइक्स जो होती है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। बाजार बंद होने से पहले इन स्टॉक्स में अच्छा एक्शन देखने को मिल रहा है। अदानी एंटरप्राइजेस 6% ऊपर, खरीदारी यहाँ पर और बढ़ती हुई नजर आ रही है। राजेश जी देखिए, अदानी एंटरप्राइजेस का स्टॉक ये तेज होगा क्या अभी और? जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरीके का इसमें मूव देखने को मिला है, मुझे लगता है नियर टर्म चार्ट पे आज जो ब्रेकआउट हुआ है इसका टारगेट जो बन के आता है वो 148 से 155 तक का आता है। सो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ से जिसका भी अगर पोजीशन है और अगर करंट लेवल से भी बाय करना है तो 137 स्टॉप लॉस होगा। मुझे लगता है 155 तक के टारगेट के लिए इसको बिल्कुल होल्ड करना चाहिए और जो फॉर्मेशन बन रहा है मुझे लगता है बिल्कुल ये टारगेट हमें शॉर्ट टर्म में देखने को मिलेंगे और बाइंग एक्शन भी बहुत एग्रेसिव दिख रही है स्टॉक में, तो बिल्कुल बाय करना चाहिए करंट लेवल में। आज तो सारे ये हाई बीटा स्टॉक्स यही चल रहे हैं जहाँ मिड कैप शेयरों में जो बड़ा एक्शन है। एलू वाले कॉन्ट्रैक्ट को 1162 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट, क्या बात करें, 1162 करोड़ तो अच्छी साइज है। राजेश जी चार्ट तैयार कीजिए जरा, बताइए। 318 रुपये पर ट्रेड कर रहा है, 7% मजबूत हो चुका है इस ऑर्डर की खबर के दम पर, बताइए। जी हाँ, स्टॉक ने जिस तरीके का मूव अभी दिया है मुझे लगता है ये स्टॉक 332 इसका नेक्स्ट हर्डल है, वहाँ तक मूव करना चाहिए। 332 अगर क्रॉस करता है तो फिर स्टॉक में एक और बड़ा मूव देखने को मिलेगा जो कि इसको 345 से 350 तक ले जा सकता है। तो ये मूव एक्सटेंड होकर 332 तक जाना चाहिए। तो आलू वाले कॉन्ट्रैक्ट्स पे नजर रखें। यहाँ पर एक मेजर चंक जो है ऑर्डर का वो इनके हाथ लग गया है। मार्केट कैप में अभी देख रहा था वो 2143 करोड़ है, 2143 करोड़ की मार्केट कैप और 1162 करोड़ का ऑर्डर जो इनके हाथ लगा। दिन के उच्चतम स्तर पे है स्टॉक, एकदम से तेजी बनती हुई नजर आई। अलग अलग ऑर्डर कैटेगरी है इनकी, एक ऑर्डर नहीं, यहाँ पर जो वर्क डिटेल्स हैं वो तो अलग आई है। और टोटल ऑर्डर इनफ्लो बोल रहे हैं FY19 का अभी तक 4691 करोड़ पहुंच चुका है और इस बार कंपनी को जो न्यू ऑर्डर्स मिले हैं वो 1162 करोड़ के हैं। इम्पैक्ट दिन के उच्चतम से। राजेश जी बताएं कि पास वो स्टॉप लॉस क्या लगाएं सर, और ये तेजी भी और बढ़ रही है, टारगेट्स बताएं। बिल्कुल, टारगेट जैसा बताया 332 पहला टारगेट है, दूसरा टारगेट का 345 है। अभी यहाँ से स्टॉप लॉस जो लगाना है वो 317 पे लगाना है। तो यहाँ पर तेजी जो है वो और बढ़ सकती है, उसको अपने रडार पर रखें। लेकिन मिड कैप स्टॉक्स का दिन है। सिद्धार्थ जी बताएं कोई मिड कैप शेयर सर, कोई बढ़िया शेयर जहां पर अच्छी कमाई हो सके सर, और पोर्टफोलियो बनाओ तो वो भी बता दीजिए 2-3 मिड कैप शेयर जो आपके रडार पर हैं। बिल्कुल, और सही समय पे सही प्रश्न है ये। मिड कैप्स का रुझान बहुत बेहतरीन है। उसमें से एक सेक्टर की मैं बात करूंगा वो है स्पेशलिटी केमिकल की। इसमें एक कंपनी है दीपक नाइट्राइट, एसीटोन और प्रोटोन नाम का केमिकल बनाती है ये कंपनी, और इन्होंने नया प्लांट शुरुआत की है दहेज में। करीबन अक्टूबर-नवंबर 2018 से शुरुआत, कमीशनिंग हो गई है। ये प्लांट से बहुत बेहतरीन रेवेन्यू आएंगे कंपनी को, नतीजे बहुत बेहतरीन आ रहे हैं, पिछले क्वार्टर के भी नतीजे अच्छे आए हैं। दीपक नाइट्राइट हमें लगता है कि ये जो केमिकल बेच रही है ये 90% भारत में इंपोर्ट होते हैं। अब सोचिए दीपक नाइट्राइट ने इतनी बड़ी कैपेसिटी लगाई है दहेज में कि बहुत बेहतरीन सप्लाई कर सकती है। 6-7 सेक्टर्स है जो इस केमिकल को यूज करते हैं। दीपक नाइट्राइट बाई करके चले, करीबन 350 का हमारा लक्ष्य है, टू बी प्रिसाइज 346। और दूसरी कंपनी मैं बोलना चाहूंगा वो है ओबेरॉय रियलिटी। रियल एस्टेट पैक में मैं बहुत कम घुसता हूं,
बट जब अगर पिक एंड चूज करना हो तो ओबेरॉय रियलिटी बाकी समूह से बेहतर है। हमें लगता है कि ओबेरॉय रियलिटी जिस हिसाब से इन्वेंट्री लेवल इनके कम होते जा रहे हैं, ऑफ कोर्स जो सब अनाउंसमेंट आ रहे हैं, जीएसटी की दरें घटाई गई है, ये भी एक फायदेमंद हो सकता है। ओबेरॉय रियलिटी मिड कैप स्पेस में एक अच्छा मोमेंटम दे सकता है। करीबन 540 के आसपास का हमारा लक्ष्य है, बट हमें लगता है कि ओबेरॉय रियलिटी और दीपक नाइट्राइट दोनों ही बाइंग करके चल सकते हैं। चलिए, तो दीपक नाइट्राइट और साथ साथ ओबेरॉय रियल्टी, ये दो ऐसे स्टॉक्स जहां पर अगर आप पोर्टफोलियो में रखेंगे, टाइम देंगे, तो अच्छे रिटर्न्स इन दोनों ही स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। आंध्रा बैंक 4,393 करोड़ के जो 72 एनपीए खाते हैं उनके लिए बोली मंगवाई है। आंध्रा बैंक में तेजी, और मुद्दा यही है कि सरकारी बैंक्स के शेयर जो हैं वहां पर अच्छा एक्शन देखने को मिल रहा है। फटाफट से आंध्रा बैंक, राजेश जी देखिए 26-35 के लेवल पे। जी, सभी बैंकों में आज अच्छा मूव देखने को मिला, स्पेशली छोटी बैंकों में। और मुझे लगता है आंध्रा बैंक में जिस तरीके का आज मूव आया है, इसने 26 रुपये का जो इसका हर्डल था उसको आज क्रॉस किया है, तो अभी ये 26 रुपये के ऊपर बना रहा, तो मुझे लगता है इसमें 28 से 29 रुपये तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। तो करंट लेवल पे अगर किसी को बाय करना है तो 25 रुपीज़ 80 पैसा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें, और मुझे लगता है 28 के टारगेट के लिए इसको बाय किया जा सकता है। एक और कमजोर क्वालिटी का शेयर डबल डिजिट में आज तेज दौड़ लगा रहा है, वो है इन्फीबीम। मेरे को लगा पीसी ज्वेलर बोलोगे आप। पीसीबी ले लेंगे, पीसीबी भी कोई, वो भी उसी कैटेगरी में फिट है, लेकिन दोनों ही स्टॉक ऐसे हैं, पीसी ज्वेलर्स और इन्फीबीम, जहाँ ओपन इंटरेस्ट भी भयंकर बढ़कर आया है और प्राइस एक्शन भी डबल डिजिट में। 11% पीसी ज्वेलर ऊपर है, 10% इन्फीबीम ऊपर है। तो इन्फीबीम की तैयारी आप कर लीजिए राजेश जी, और पीसी ज्वेलर की तैयारी आप कर लीजिए श्रीकांत जी, ठीक है ना? दोनों को एक कोई नाराज ना हो। देखो पहले कौन बोलेगा? जिसके चार्ट पहले शुरू रेडी हो जाएंगे, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। सो इन्फीबीम में अगर हम देखें तो स्टॉक का स्ट्रक्चर तो ओवरऑल वीक है। आज जो पुल बैक एक्शन आई है वो देखें तो मौके का फ़ायदा उठाया है स्टॉक ने, कि जिस तरीके से सभी स्टॉक आज बढ़ रहे हैं तो बुलिश ट्रेंड है मार्केट में, तो उसका फ़ायदा उठा के स्टॉक भी आज बढ़ा है। तो 41 इसका हर्डल है, 41-42 बहुत ज़्यादा बड़ा मुझे लगता नहीं कि कोई बहुत बड़ा मूव आएगा। 41-42 पे जाके वापस इसमें सप्लाई प्रेशर बनेगा। सो अगर किसी ने नीचे में लिया हो इस स्टॉक को तो 41-42 के आसपास जाके प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। और साथ ही साथ पीसी ज्वेलर, यहाँ पर श्रीकांत जी इस पे क्या राय रखते हैं सर? तेजी हो गई आज 11% की। यस, देखिए तेजी दिख रही है, लेकिन इसका फॉर्मेशन नो डाउट काफ़ी अच्छा है। अगर नाम इसका अगर ना पढ़ूँ तो अनिल जी मुझे लगता है कि ये स्टॉक अच्छा है, इसे लेके काम कर सकते हैं। लेकिन चूंकि इसके न्यूज़ फ्लो काफ़ी निगेटिव है, तो मुझे लगता है कि जो भी हमें बाउंस बैक मिल रहा है, मुझे लगता है उससे प्रॉफिट क्या बोलता हूँ मैं, जो भी अपनी पोजीशन है उसे हम लॉस, या तो लॉस में मिल रही है तो लॉस में बुक करके निकल जाए, बट टाइटन पे फोकस कर, क्योंकि टाइटन एक ऐसा स्टॉक है कि जो यहाँ से भी 1250 से 1300 के लेवल्स चार्ट के बेसिस पे दिख रहे हैं। तो करंट लेवल से मुझे लगता है पीसी ज्वेलर्स में से एग्जिट करें, या तो यहाँ से कोई बाउंस बैक आए तो मैक्सिमम 85 तक के लेवल्स दिख सकते हैं, और टाइटन में शिफ्ट कर लीजिए। लेकिन अब ये लॉजिस्टिक्स शेयर्स भी चढ़ना शुरू हो गए हैं, और एक्शन वही 15 मिनट के मैं आपको बताऊं जो दिन के उच्चतम स्तर पे, वो है स्नोमैन लॉजिस्टिक्स और गेटवे डिस्ट्री पार्क्स। अगर लॉजिस्टिक्स शेयर्स देखने गति अच्छा, स्टॉक में भी खरीदारी होगी, और ये भी दिन के उच्चतम स्तर के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। राजेश जी देखिए, कुछ पैटर्न समझ में आ रहा है किसी भी स्टॉक का? अट्रैक्टिव लग रहे हैं क्या ये शेयर्स? देखिए, स्नोमैन में एक जरूर अच्छा फॉर्मेशन देखने को मिला है। जिस तरीके का मूव आया इसमें कंसोलिडेशन का अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला। मुझे लगता है स्टॉक यहाँ से 35-36 तक मूव एक्सटेंड करना चाहिए। सो स्नोमैन ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। गति में थोड़ा देखें तो इसमें एक हर्डल है जो 85 के आसपास है। जब तक ये स्टॉक वो 85 का हर्डल नहीं निकाल पाता है, थोड़ा सा कंसोलिडेशन एक्शन देखने को मिलेगा। एक बार 85 ये स्टॉक निकालेगा तो फिर मुझे लगता है ये 95 की जोन में जाना चाहिए। सो अभी गति को अवॉइड करना चाहिए, बट स्नोमैन मुझे लगता है कि यहाँ से इसमें 34-35 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। चलिए, कुछ और स्टॉक जहाँ तेजी है। अच्छा सिद्धार्थ जी, जो आपने वोल्टास बोला था ना सर, उसके बाद ये तमाम कंज्यूमर ड्यूरेबल से जुड़ी जो कंपनी है, जैसे कि सिम्फनी, जॉनसन हिताची, वोल्टास, वर्लपूल, इन सभी स्टॉक्स में तेजी है। गर्मियों के ट्रिगर के चलते चल रही है क्या, या फिर कोई और स्पेसिफिक कारण है इनके चलने का? दो कारण है। एक तो कंजम्पशन स्पेस सारे ही बजिंग है, तो ये भी एक तरीके से कंज्यूमर ओरिएंटेड कंपनियां ही हैं। और दूसरा, गर्मियां बहुत हद तक बहुत पार्ट ऑफ भारत में अब चालू हो चुकी है, तो हमें लगता है कि ये जितनी भी कंपनियां हैं एसी से जुड़ी हुई या एयर कूलर से जुड़ी हुई, ये सभी में एक ट्रैक्शन देखने मिलेगा आने वाले 2 से 3 महीनों में। लेकिन एक्शन तेज है आज। मिड कैप, वही बात यही है कि मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स का दिन है आज, और अच्छा एक्शन देखने को मिल रहा है। कुछ काउंटर स्पेसिफिक इसमें सीमेंट स्टॉक्स तेज हैं, जिसमें इंडिया सीमेंट बात हो गई, ओरिएंट सीमेंट एक और स्टॉक ये चल पड़ा, साथ साथ श्री इंफ्रा स्टॉक में भी जो गिरे बहुत ही ज्यादा टूटे हुए स्टॉक्स थे, वहां पर एक्शन है। तो ये कुछ भी चल रहा है क्या मार्केट में? कुछ ऐसी खरीदारी? एक और शेयर चल रहा है जो आमतौर पर हमारी नजर नहीं पड़ती, परसेंट के हिसाब से बढ़िया बढ़ा है, और वो है साउथ इंडियन बैंक।
5% मजबूत है और 5% ओपन इंटरेस्ट बढ़ा हुआ 60 लाख शेयरों से। ये भी लेट एक्शन में। आज सुबह मैं इस स्टॉक को सोचा था रिकमेंड करने की, फिर मैंने कहा कि जाने दीजिए। ये स्टॉक एक दो बार वो रिजल्ट एनालिसिस में जब से गलत हुआ ना मेरा रिजल्ट का, उसके बाद से मेरी हिम्मत नहीं हुई वापस रिकमेंड करने की। तो आज ये एक्शन के लिए तैयार तो हो रहा था लेकिन मिस कर दिया। साउथ इंडियन बैंक, क्या राय रखते हैं आप? अनिल जी, 14 रुपये 55 पैसे पे इसका हर्डल है, जो जब तक ये क्रॉस नहीं करेगा मुझे लगता है वापस सप्लाई बनेगा। एक बार 14 रुपये 55 पैसे का हर्डल क्रॉस करेगा तो फिर ये स्टॉक में 15.5-16 रुपये तक के मूव एक्सटेंड हो सकते हैं। सो अभी मुझे लगता है कि 14 रुपीज़ 55 पैसा क्रॉस करे फिर ही इसमें बाय इनिशिएट करना चाहिए। अब जो नीचे से मूव आना था वो ऑलरेडी आ चुका है, मुझे लगता है यहाँ से वापस सप्लाई बनेगा इसमें। अच्छा, ये आज आईटी फिर से टूट गया। ये आपने बीते हफ्ते बोला था कि आईटी स्टॉक्स हो सकता है मुनाफा वसूली, मुनाफा वसूली है या फिर कुछ सीरियस डैमेज हो रहा है। और ये इन्फोसिस, विप्रो, टेक महिंद्रा चढ़ते बाजार में बिल्कुल आज पार्टिसिपेट नहीं किया, किसी भी तरीके से पार्टिसिपेट नहीं हो रहा है इन स्टॉक्स में। बिल्कुल। और अब तो 27 तो मतलब कहीं तो बैलेंस बनाना पड़ेगा ना। जब बैंक भाग रहे हैं तो कोई दूसरा सेक्टर तो ऐसा होना चाहिए जो थोड़ा नीचे आए। कोर थीमेटिक स्टॉक्स में आ गए सब। हाँ, 27,550 भी पार कर गया बैंक निफ्टी। और सर अब खरीद लें क्या ये 27,550? तेजी नहीं बोलते हैं, ये मेरा से मिस हो गया। इसको तेजी नहीं बोलते, इसको कहते हैं आग लगी हुई है। 27,564 इसलिए 27, इसलिए रिवाइज स्टेटमेंट वही था कि 27,500 के पार निकलते ही आप करें। 10,975 का भी बैंक निफ्टी का जो पहला टारगेट दिया था आखिरी घंटे में खरीदारी का, वो आ चुका है। 10,987 का हाई बनाया है। तो ये 10,990 11,000 के आसपास रुकता है। पिछली बार भी 2-3 बार रुका था यहीं पे, उससे पार किया तब जाके 11,125 के आसपास पहुंचा था। ठीक है, तो अगर रुकना है तो निफ्टी के लिए भी ये जगह ठीक है, बैंक निफ्टी के लिए भी ठीक है। वैसे बैंक निफ्टी ने 27,500 के पार करके अपनी ताकत तो दिखाई दी है। और अब जो शॉर्ट्स हैं, करीबन 20 लाख शेयरों की बैंक निफ्टी के कॉल ऑप्शन में जो शॉर्ट खड़े हैं, इनकी हालत ख़राब है। अब ये खाली दुआ ही कर सकते हैं कोई ख़राब खबर आए। बाकी तो ताकत तो स्क्रीन के जो दिख रही है वो तो गजब है। मतलब कोई हिसाब से स्टॉक बैंक, माय गॉड, रुपया देखिए 0.5% अब मजबूत हो जाए और मजबूती बढ़ती हुई 35 पैसा रुपया मजबूत होता हुआ दिख रहा है। तो एक चीज़ क्लियर कट है कि वो चिंताएं जो खत्म हो रही है ना बॉर्डर की, वो बाजार आज पूरा दिन देखिए ना, एक भी खबर कोई आपको ऐसी ख़राब सुनने को नहीं मिली जिससे कि तनाव बढ़े। वो बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है बाजार के लिए, ये आपको साफ देखने को मिल रहा है। और इनफैक्ट 10,980 निफ्टी का स्तर है, 17.2 पर आ गया। एक चीज़ और मैं पूछा था, ये जरा श्रीकांत जी से एक चार्ट पे सवाल पूछ लूँ क्या मैं? श्रीकांत जी, एक चार्ट खोलिएगा सुजलोन का। बोले सर। और उसका है ना, उसके नाम के ऊपर वो हाथ रख लीजिए, नाम मत पढ़िएगा, ठीक है? ये सुजलोन है जैसा आपका जो फॉर्मूला है पीसी ज्वेलर्स वाला, वो इसमें लगाइए और बताइए कि क्या 10 रुपये हो रहा है क्या ये? देखिए, इस पे इसके नाम के ऊपर हाथ रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें जो भी लिटिगेशंस या जो भी प्रॉब्लम्स है उसमें क्लैरिफिकेशन आ चुका है मैनेजमेंट की तरफ से। इनफैक्ट जब सन फार्मा में जो भी बैड रीज़न आए थे उसके बाद सुजलॉन काफ़ी गिरा था और उसमें काफ़ी बड़े लिक्विडेशंस हुए थे। इसका जो बेस था वो बेस था तकरीबन 8-8.5 रुपये के करीब का। तो ये फर्स्ट टारगेट जो रहेंगे वो 8-8.5 करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि जो बेसिस पे इसमें लिक्विडेशन हुआ है और उसके बाद जो डिलीवरी बेसिस पे इसमें बाइंग हुआ है, मुझे लग रहा है यस, ये स्टॉक 10-10.5 रुपये के करीब डेफिनेट जा रहा है। अगर कोई भी करेक्शन अगर आए तो बाय करना चाहिए, क्योंकि करंट लेवल से बाय करना मुनासिब नहीं रहेगा, क्योंकि अगर करेक्शन अगर देता है अगर ये स्टॉक तो 6 रुपये के करीब करीब दे सकता है। लेकिन इसके साथ साथ मुझे और एक स्टॉक अच्छा लग रहा है और वो है डी मार्ट। अगर मिड कैप स्टॉक चले और अगर हम डी मार्ट की बात ना करें तो मुझे लगता है कि वो थोड़ी नाइंसाफ़ी हो सकती है डी मार्ट के साथ। इसने हमेशा अच्छा पार्टिसिपेट किया है। इनफैक्ट इसके जो एक बड़े सेल ऑफ में ये जब कन्वर्ट हुआ था 1150 के करीब, उसके बाद सबसे पहले जो नया हाई लगाने वाला कोई स्टॉक था तो वो डी मार्ट ही था। करंट लेवल से मुझे लगता है कि इसमें काफ़ी अच्छा एक बुलिश कंसोलिडेशन बन चुका है। 1465-70 के करीब ये ट्रेड कर रहा है और स्टॉक यहाँ से मुझे लग रहा है कि वापस 1550 या 1600 के लेवल्स को मिनिमम छू सकता है। तो 1600 के फाइनल टारगेट के साथ करंट लेवल से इसे बाय किया जा सकता है। स्टॉप लॉस काफ़ी नज़दीक करेंगे, 1420 के स्टॉप लॉस के साथ इसे बाय किया जा सकता है। चलिए 1420 ये स्टॉप लॉस होगा और 1600 का फाइनल टारगेट है। स्टॉक पे खरीदारी की जा सकती है। लेकिन एक BTSTD कॉल देख लेते हैं। राजेश जी की कॉल आ रही है। बताएं सर, 10,983 के लेवल पे निफ्टी, तो कौन से स्टॉक पे हिम्मत की जाए? इंडेक्स का स्टॉक है और वो ITC।
आईटीसी में देखें तो एक बहुत कंसोलिडेशन के बाद आज स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है नियर टर्म चार्ट पे, और अगर हम कॉल कंसंट्रेशन का डेटा भी देखें तो 280 की स्ट्राइक पे 17 लाख शेयर का ओपन इंटरेस्ट है, स्टॉक उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। इसके बाद नेक्स्ट कंसंट्रेशन है 285 पे, वो है 8 लाख शेयर का। अब ये स्टॉक में जो 280 के, इसमें जनरली होता ये था आईटीसी में कि कॉल राइटर्स इसमें एक्टिव थे और वो हर ऊपर के स्ट्राइक के कॉल राइट करके हर महीना पैसा कमाते थे, और इस बार ये स्टॉक उसके ऊपर निकल गया। मुझे लगता है वो 17 लाख शेयर की जो शॉर्ट कवरिंग आएगी वो इसको 287 288 तक लेके जाएगी, तो यहाँ से बाय करना चाहिए 281 का स्टॉप लॉस रख के 287 288 के टारगेट के लिए। पहले आपने गोदरेज कंज्यूमर दिया था, उसके बाद आईटीसी यानी कि एफएमसीजी स्टॉक्स में यहाँ पर जो तेजी बढ़ रही है और दिन के उच्चतम स्तर पे आ गया आईटीसी। एक बार फिर से बताएं सर, 287 पहला टारगेट, 287 288 टारगेट है और 281 इसका स्टॉप लॉस। 281 का लगाइए एक स्टॉप लॉस, 287 से 288 के टारगेट के लिए आईटीसी पे बेट कर सकते हैं। यहाँ से तेजी अभी और बढ़ती हुई नजर आएगी। लेकिन सरकारी बैंक्स जो फोकस में, आखिर ऐसा हुआ कि सरकारी बैंक्स में इतनी जोरदार खरीदारी देखने को मिल रही है, वो बताने के लिए डिम्पी मेरे सहयोगी इस समय साथ मौजूद है। डिम्पी बताएं, दिन है सरकारी बैंक्स का, आज अच्छी तेजी बन रही है। हाँ बिल्कुल, सरकारी बैंक का दिन आज भी है और इससे कुछ दिन पहले भी था जब नाल्को ने इंटीरियम डिविडेंड के तौर पर 4.5 रुपये देने का ऐलान किया। उस समय सबकी एक्सपेक्टेशन थी कि ज़्यादा से ज़्यादा 3 रुपये देगा। जब 4.5 का भाव सामने निकल के आया तो इससे पता लग गया कि सरकारी कंपनियां डिविडेंड बहुत ज़ोरदार तरीके से दे सकती हैं। तभी से आप देखें ज़्यादातर सरकारी कंपनियां तेज़ होने लगी, और अब क्योंकि सरकार सबसे बड़ा हिस्सेदार है, डिविडेंड अगर नाल्को दे सकती है ऐसा तो दूसरी सरकारी कंपनियां ज़रूर देंगी। इसलिए ज़्यादातर सरकारी कंपनीज में, क्योंकि मार्च एंड भी आ रहा है, आपको पता है कि फंड्स के हिसाब से भी, म्यूचुअल फंड्स में भी कुछ डिविडेंड वाली स्कीम्स के अंदर पैसा लगा होता है, तो इस पर उम्मीद है कि सरकारी कंपनीज कुछ बेहतर डिविडेंड दे सकती हैं। इसलिए मैं पहले आपको कुछ कैश का बता देता हूँ, इन सरकारी कंपनीज कैश कितना पड़ा है, बाद में डिविडेंड यील्ड के हिसाब से आप जानिएगा कि अमूमन इतना पैसा तो आपको वैसे भी कैलकुलेट करके दे देंगी। जैसे एसटीसी के पास करीब 100 करोड़, एमएमटीसी के पास 144 करोड़ रुपया, बीएल 850 करोड़ रुपया अपनी बुक्स में कैश की फॉर्म में रखता है। साथ ही कोल इंडिया के पास करीब 40,000 करोड़ रुपया पड़ा है, और एनटीपीसी के पास भी 4,500 करोड़ रुपए के आसपास की रकम है। ये कैश की पोजीशन उनकी है। अब आते यील्ड के हिसाब से कि डिविडेंड यील्ड क्या कहती है। आरईसी कम से कम 6.5% का आपको डिविडेंड दे देता है। साथ ही एनएचपीसी पे 5.5%, एसजीवीएन 8.5%। और एक और चीज़ जो मैं आपको ये डिविडेंड बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि ये कंपनियां मिस करी हैं इन्होंने या बीच में कभी छोड़ देते हैं डिविडेंड, ये रेगुलर बेसिस पर कई साल से लगातार इस डिविडेंड को मेंटेन कर रही हैं, जो हम आपके सामने आंकड़े रख रहे हैं। बीएल करीब 2.25% का और कोल इंडिया 10% का। आपको ध्यान है आज भी 2 रिपोर्ट आई कोल इंडिया को लेकर, और इससे पहले इसी डिविडेंड की और ग्रोथ की स्टोरी वीके शर्मा भी हमको बता के गए थे कि आपको डिविडेंड और ग्रोथ दोनों चाहिए तो कोल इंडिया इस भाव से ठीक है, और जो कि 210 से 225 के बीच में लगता है। तो सरकारी कंपनी पे नाल्को का ट्रिगर अभी तक काम कर रहा है। नाल्को ने मोटा डिविडेंड दे दिया और उम्मीद बढ़ गई बाकी सरकारी कंपनियों से भी कि हो सकता है कि जिस तरीके की डिविडेंड यील्ड है इन कंपनियों के, अच्छा डिविडेंड यहाँ पर देती हुई नजर। और तमाम सरकारी कंपनियां देखेंगे तो पिछले कुछ दिनों से बहुत एक्शन में। सिद्धार्थ जी, आपके कमेंट सर, सरकारी कंपनियां खरीदनी चाहिए क्या अभी? और ये जो हम डिविडेंड की बात करें कि एक्सपेक्टेशन मार्च एंड से पहले यहाँ पर बहुत बढ़ गई इन कंपनियों से, तो उसका एक ट्रिगर जुड़ गया इन कंपनियों के साथ। बिल्कुल, क्योंकि डिविडेंड बहुत बड़ा 4 से 5% का अगर यील्ड वाली कंपनियां होती है उसमें जरूर तेजी मिलती है। और सरकारी कंपनियों में एक कंपनी मुझे बहुत पसंद है, हालांकि मैं इसे बाइंग के रिकमेंडेशन जरूर दूंगा, बट हौले हौले से बाइंग करें, छोटे छोटे टुकड़ों में बाइंग करें, वो होगी कोचिन शिपयार्ड। हमें लगता है कि कोचिन शिपयार्ड यहां से बहुत बेहतरीन परफॉर्म कर सकती है। शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर में बहुत बेहतरीन और अव्वल नंबर की कंपनी है। ऑर्डर बुक भी बहुत बड़ा है। ये कंपनी एक तरीके से देखा जाए तो मोनोपोली बिजनेस है। हमें लगता है कि कोचिन शिपयार्ड बहुत बेहतरीन परफॉर्म करेगी। कोचिन शिपयार्ड बेहतरीन परफॉर्मेंस। कैसे खरीदना है? हौले हौले से, ऐसे नहीं, कैसे खरीदना है? नहीं, एक्चुअली वो एडजेक्टिव बहुत लगाने, पहले गिनी गोल्ड, उसके बाद हौले हौले बोला मैं। यही तो है ना रजत, आप समझे नहीं, भावना को समझो। जैसे होले होले बोलो। देखिए, हमारे रजत जी बड़े इन्वेस्टर है, एक साथ खरीदते हैं, होले होले नहीं खरीदते, धीमे धीमे खरीदिए, हर भाव में खरीदिए। सिद्धार्थ जी यही कह रहे हैं ना आप? बिल्कुल बिल्कुल, भावनाओं को समझे। चलिए, भावनाओं को समझिए, धीरे धीरे टुकड़ों में खरीदारी कीजिए, हर एक लेवल पर खरीदिए, नीचे आए तो और खरीदिए। ये है राय सिद्धार्थ जी की खरीदारी। कोल इंडिया 4.25% ऊपर आज के साथ। वाह वाह, क्या बात। ओएनजीसी में 3% से ज्यादा के रिटर्न है। ऑयल इंडिया चल पड़ा है, तो सरकारी कंपनी में बहुत सीरियस बाइंग आती है। सबसे ज्यादा पैसे सरकार के बने, इसका मतलब
सरकारी कंपनियों में तेजी है तो सरकार के पैसे बन रहे हैं, बहुत ही बढ़िया बात है। लेकिन अच्छी बात है। इक्विटास देखिए 11% चल चुका है। आज सुबह इक्विटास आशीष कुकरेजा साहब बोलकर गए थे टारगेट आज ही हासिल हो गए, देखिए राइट। आज सुबह ही बोल के गए थे वो इक्विटास के लिए 130 रुपये दिखता है, 130 रुपये हो गया, देखिए आज ही हो गया एग्जैक्टली हाई 130 रुपये 60 पैसे का फ्यूचर्स में बनाया। और दूसरा आईबुल हाउसिंग फाइनेंस बताइए, श्रीकांत जी ने नहीं सचिन जी ने रिवाइज टारगेट दिया था उनका कॉल ऑप्शन का 65 रुपये का, पहले दिया था 50 का, उसके बाद बोला कि अगर दो लॉट खरीदे हैं तो 40 में एंट्री करने को बोला था। 50 का पहला टारगेट था, बोला थोड़ा सा कर लीजिए, नहीं 55 का टारगेट था तो 50 में बोला आधा बुक कर लीजिए, बचे हुए को 65 के लिए रखिए, 65 छोड़िए वो 80 पहुँच गया है, ये हालत है। तो कॉल ऑप्शन में भी बढ़िया आपकी कमाई हुई होगी, इसमें कोई डाउट ही नहीं है ना। अच्छा, ये हीरो मोटो को आप, अरे राजेश जी एक बार देख के बताइए, तो पिछले 10 मिनट में अगर देखें तो उसका और भी दिन के उच्चतम स्तर पे और खरीदारी जोर शोर से हो रही है। अब तो 2812 हाँ 2830 का जिक्र किया था कि वहां तक आना चाहिए, 2822 के हाई लगा के आया है स्टॉक। तो मुझे लगता है वो एक इसका थोड़ा सा रेजिस्टेंस जोन है। तो 2830 इसका पहला पड़ाव है, अगर वो क्रॉस कर लेता है तो फिर मुझे लगता है कि इसका बॉटम कंफर्मेशन होगा, फिर ये स्टॉक 3000 की तरफ जाएगा। तो 2830 के ऊपर अब नई फ्रेश तेजी होगी और फिर इसको 3000 के टारगेट में। चलिए 2830 पार होने दे, उसके बाद खरीदेंगे। लेकिन स्टॉक्स क्या कोई बैन में जाने की तैयारी में सीरीज के दूसरे दिन, क्योंकि शुक्रवार को नई सीरीज की हुई है शुरुआत मार्च की और आज है दूसरा ट्रेडिंग सेशन। देवांशी हमारे साथ है बताने के लिए बैन से बेनिफिट। देवांशी बताइए। आज 3 स्टॉक्स हैं जहां पे उम्मीद है कि शायद ये बैंड में जा सकते हैं। उसमें से रिलायंस पावर की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है क्योंकि 103.5% मार्केट वाइड पोजीशन बन चुकी है, तो ये तो स्टॉक है जो आएगा ही आएगा बैंड में। उसके अलावा वॉकहार्ट फार्मा क्योंकि 95% से काफ़ी करीब है, 94.5%, और आईडीबीआई 91% के आसपास है, तो ये दोनों की प्रोबेबिलिटीज़ काफ़ी कम है। लेकिन आर पावर क्योंकि 103% भी क्रॉस कर चुका है, तो ये आ सकता है। चलो, तो आर पार पिछली बार 91% की पोजीशन थी, अब 103% पोजीशन पहुंच चुकी है, तो प्रोबेबिलिटी बहुत स्ट्रांग है कि रिलायंस पार इस बार बैन में आ जाएगा। तो एक बार राजेश जी देख के बताएं सर, रिलायंस पार या भी आपसे बात ही रही थी स्टॉक पे, अगर बैन पे आता है तो फिर क्या करना चाहिए? देखिए स्टॉक का स्ट्रक्चर तो ओवरऑल वीक ही है और बहुत बड़े कोई इसमें टारगेट देखने को नहीं मिलते। मुझे लगता है कि बैन में आ जाता है तो फिर स्टॉक का जो मूव जो भी आया है वो भी धीरे धीरे कम होगा और स्टॉक वापस लोअर साइड में स्लाइड होगा। तो अगर किसी को बेनिफिट लेना है और किसी ने नीचे में लिया है और प्रॉफिट बुक करना है तो बिल्कुल बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत बड़े टारगेट्स तो लग नहीं रहे चार्ट में। हालांकि जिस तरीके का आज मूव आया है, हो सकता है कि अगर ये स्टॉक अगर बैन में नहीं आता है किसी कारण से तो फिर एक 13.5-14 रुपये तक का मूव इसमें एक्सटेंड हो सकता है। तो मेरे हिसाब से प्रॉफिट बुक करना ही ठीक रहेगा स्टॉक में। अच्छा, वोखार्ड ये डेटा भी 94% 95% के आसपास पहुंच गई है पोजीशंस, और ये 81% थी अगर बीते सत्र में देखें तो। वोखार्ड उतनी तेजी तो नहीं पकड़ पाया, लेकिन ये मूव ऑलरेडी पिछले सत्र में आ चुका था। राजेश जी बताएं वोखार्ड पे क्या किया जाए? देखिए स्टॉक में देखें तो एक बहुत बड़ी टाइम फ्रेम में इसको देखें तो कंसोलिडेशन ही हुआ है। 20 रुपये की रेंज ऑलमोस्ट इसकी है, 390-410 ये एक रेंज में कंसोलिडेट हुआ है और अब ये ब्रेकआउट मिला हुआ है चार्ट पे और उसके ऊपर ही सस्टेन किया लास्ट 2 दिन से। सो मुझे लगता है इसमें शायद एक अप मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बैन में आने के बाद भी मुझे लगता है कि स्टॉक में एक तेजी आ सकती है। सो किसी का भी पोजीशन है तो मुझे लगता है होल्ड रखना चाहिए और उन्हें स्टॉप लॉस अब या 418 का कर लेना चाहिए। मुझे लगता है ये स्टॉक में जिस तरीके का फॉर्मेशन है, ये स्टॉक यहाँ से 435 से 440 तक का मूव दिखा सकता है, तो 417 के स्टॉप लॉस से होल्ड रखे वो कार्ड में। एविएशन शेयर्स में तेजी बढ़ रही है और जेट एयरवेज और साथ ही साथ इंडिगो, ये दोनों ही स्टॉक्स दिन के उच्चतम स्तर पे पाएंगे आप। अच्छी तेजी में दोनों ही स्टॉक्स में काम हो रहा है। और एक और स्टॉक जो वायदा कारोबार में एक्टिव हुआ वो है गॉडफ्रे फिलिप्स। यहाँ पर भी लगभग 5-6% का मूव बन चुका है और दिन के उच्चतम स्तर पर ट्रेड कर रहा है। सिद्धार्थ जी, एविएशन स्टॉक सर, इंडिगो, जेट एयरवेज, किसी में भी निवेश करने लायक स्टॉक है क्या? बेहतर चॉइस कौन सी है, जेट या फिर इंडिगो? न्यूज फ्लो बहुत है सर इस सेक्टर में। न्यूज़ फ्लो रहेगी, इसीलिए मैं मानता हूं कि ये सारे स्टॉक्स को, ये पूरे समूह को आपको ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए, ना कि निवेश के पर्सपेक्टिव से। हम अभी भी मानते हैं निवेश के लिए कोई भी एयरलाइन स्टॉक को छूना नहीं चाहिए, पोर्टफोलियो स्टॉक्स नहीं है। ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव, पोजिशनल, महीने 2 महीने के लिए आप जरूर कर सकते हैं, तो चार्टिस्ट का व्यू लेना ज्यादा बेहतर रहेगा। जेट एयरवेज में ओपन इंटरेस्ट बहुत स्ट्रॉन्ग एडिशन हुई है कि आज राजेश जी? जी हाँ बिल्कुल, 22% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ और जिस तरीके का मूव आज के सेशन में देखने को मिला, स्टॉक एक बार 220 का लो लगाया है और अब 240 पे आके ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है स्टॉक में कुछ बड़ा मूव एक्सपेक्टेड है आइदर साइड में।
बेस्ड ऑन न्यूज़, अभी न्यूज़ इसके फेवर में आएगी अगर मुझे लगता है तो यहाँ से स्टॉक 260 की तरफ भी मूव हो सकता है। सो या तो इसमें ऑप्शंस के जरिए ट्रेड करें तो ज़्यादा सेफ रहेगा। तो मुझे लगता है 240 का कॉल ऑप्शन बाय कर लें, 16 रुपये में मिलता है, और 260 का कॉल ऑप्शन बेच दे 10 रुपये में बिकता है, तो आपकी कॉस्ट रहेगी 6.5 रुपये की। और ये बुल कॉल स्प्रेड से ट्रेड करें तो थोड़ा सा सेफ्टी भी रहेगा, क्योंकि इसमें हालांकि न्यूज़ फ्लो जिस तरीके से आता है स्टॉक में 5 से 10% का मूव कभी भी आ जाता है, तो बुल कॉल स्प्रेड करें तो वो ज़्यादा सेफ रहेगा। 240 का कॉल खरीद के 260 का कॉल बेच दें। सुजलॉन के बाद जो सबसे तेज चलने वाला स्टॉक है वायदा कारोबार, वो है रेपको होम फाइनेंस। 17% की तेजी, निचले स्तर से पलटे तो जोरदार पलटे हैं आज स्टॉक। इंडिया बुल्स हाउसिंग, रेपको, इसलिए आज सेक्टर जो आज के दिन एक्शन में है वो हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों का है। सबसे पहले हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के सेक्टर को पहचाना हमने, ताकि एक्शन वहाँ पर भरपूर बनता हुआ दिख रहा है। आप देखिए क्या ज़बरदस्त तेजी हुई है। आईबुल हाउसिंग फाइनेंस 11% ऊपर है, जो निफ्टी का स्टॉक होने के बावजूद। आप सोचिए, उसके अलावा भी कैन फिन होम 7%, बाकी स्टॉक भी तेज़ी से भागे। NBFC का दिन है, RK, श्रीराम ट्रांसपोर्ट, आप जो नाम लें सब के सब तेजी में आते हुए दिख रहे हैं। 125 पॉइंट, 10,990, ये तो 11,000 के बिल्कुल आगे निफ्टी कामकाज कर रहा है। 10,991, ये और बढ़ रही है तेजी। 27,550 पर बैंक निफ्टी भी है, बिल्कुल। चलिए, जिस तरीके की तेजी अभी देखने को मिल रही है, श्रीकांत जी, स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो ये हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां या फिर NBFCs यहाँ पर एक्शन तेज है सर, लेकिन बैंकिंग स्टॉक्स, खासतौर से निजी बैंक्स जिसमें लीड कर रहा है अभी परसेंटेज के लिहाज से नहीं, वेटेज के हिसाब से, वो है HDFC बैंक, ICICI बैंक। इन दोनों ही स्टॉक्स में तेजी बनी और एक्सिस तो 4% उछल गया। ये सरकारी बैंक्स के अलावा निजी बैंक्स का डेटा क्या बता रहा है? कैरी कर सकते हैं पोजीशन किसी में भी हो तो? देखिए, मुझे लगता है कि मोमेंटम बेसिस पे तो डेफिनेट कैरी करना चाहिए पोजीशन, क्योंकि इंडेक्स जो है वो मुझे लग रहा है कि कल के दिन में अगर गैप अप अगर ओपन होता है तो वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, क्योंकि मार्केट काफ़ी चल चुका है और 11,050 के आसपास का एक इसको रेजिस्टेंस भी है। तो ये करंट लेवल से लॉन्ग किया जा सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि चूंकि HDFC बैंक ने काफ़ी लेट पार्टिसिपेट किया इस मार्केट में और एक्सिस बैंक ऑलरेडी ब्रेकआउट के अंदर ट्रेड कर रहा है, मोमेंटम काफ़ी हाई है, उसके ऑल टाइम हाई के करीब है ये स्टॉक, तो मुझे लगता है कि एक्सिस बैंक को यहाँ से लॉन्ग लेके चले तो शायद वो ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। और रजत जी, मुझे लगता है कि साथ साथ अगर आप NBFCs की जैसे बात कर रहे थे तो वहाँ पे मुझे लगता है कि पिरामिड एंटरप्राइजेस में काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है। वहाँ पे जो 2450 या 2470 के लेवल्स चल रहे हैं, वहाँ पे मुझे लग रहा है कि 2550 से लेकर शायद 2600 के मिनिमम लेवल्स दिखा सकता है। लेकिन यहाँ से अगर जैसे तेज़ी बनी है और जैसे ओवरऑल फॉर्मेशंस बने हैं, मुझे लगता है कि जो पिरामिड एंटरप्राइजेस है वो 2800 या 2900 के लेवल्स को आने वाले कुछ हफ्तों में या कुछ महीनों में दिखा सकता है, तो इसमें काफ़ी बड़ी तेज़ी बन सकती है। पिरामिड एंटरप्राइजेस 2800 तक का लक्ष्य है, यहाँ पर तेज़ी और बढ़ सकती है। अगर NBFC पे मूव पॉजिटिव रहा तो पिरामिड एंटरप्राइजेस आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा। लेकिन अनिल जी, 10,990 यानी कि 11,000 के लेवल को भी हम मान रहे हैं कि टारगेट अचीव होते हुए हो गया। अब क्या है, 93 तो क्या 5-10 पॉइंट में क्या नहीं, ये तेजी है निफ्टी बैंक दोनों में ही। और ये जो आपकी आखिरी की स्ट्रैटेजी होती है ये बिल्कुल सटीक है। अभी निफ्टी बैंक कोशिश कर रहा है 27,550 27,540 के लेवल को होल्ड करने की। 550 ये थोड़ा कंजेशन जोन है, इसका मतलब नहीं कोई ऐसा टूट जाएगा, लेकिन आज के लिए हो गया। अब आगे बढ़ेगा 27,750 27,800 उसको जाना है, लेकिन रुक के। तो अब बैंक निफ्टी भी देखिए, हम वही कह रहे हैं 10,990 11,000 के आसपास प्रॉफिट बुक करना चाहिए, तो वो आखिरी घंटे की स्ट्रेटेजी ठीक साबित हुई। निफ्टी फ्यूचर्स 11,034 ये स्तर देखने को मिल रहा है और प्रीमियम अच्छा खासा है। जो कल है उसको प्रीमियम को मेंटेन करने की कोशिश, थोड़ा बहुत ही कम हुआ होगा, कोई बहुत कम नहीं हुआ है निफ्टी का प्रीमियम, लेकिन अच्छी रफ्तार में 11,037 का मौजूदा स्तर देखने को मिल रहा है। कैरी करें जिसके वजह से पोजीशन हो। वैसे खतरा ही होता है थोड़ा सा, जब बहुत बड़ी तेजी आ जाए 125 पॉइंट की, तो अगले दिन की तेजी पे थोड़ा सवाल उठ जाता है। थोड़ा डिप आ जाए तो दोबारा ले लें, ऐसा डिप तो पता नहीं आएगी नहीं आएगी, लेकिन हाँ जिस तरह से एग्रेसिव खरीद, सी देखिए इसमें क्या है रजत, आप दो तरीके से देखिए। पहला तो ये कि मोमेंटम, बाइंग मोमेंटम तो ज़बरदस्त है और शॉर्ट कवरिंग का भी, मतलब फोर्स खरीदारी हो रही है। दूसरा है लेवल 11,000 बड़ा लेवल है, 27,500 बड़ा लेवल है, एग्जैक्टली उसके आसपास बंद हो रहे हैं। तो अगर आपको रिस्क कम लेनी है तो आप कल देखिए, कोई हड़बड़ी मत कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि कल मतलब आज टॉप बन गया और कल से वापस ये लेवल नहीं दिखेंगे। क्यों? क्योंकि अगर बाजार को नीचे जाना है तो सिर्फ किसी बुरी खबर पर जाना है, जो सीमा पर टेंशन की कोई अगर आ जाए तो नीचे जाना है, अदरवाइज और दूसरी वजह से नीचे नहीं जाएगा। और अगर दूसरी वजह से नीचे नहीं जाना, वो खबर आएगी नहीं आएगी, कब अच्छी आएगी खराब आएगी हमें पता नहीं। तो जो चीज़ पता नहीं उसका आप एनालिसिस क्या करेंगे? आपको पता है क्या? आपको पता है डेटा के हिसाब से 11,000 पर निफ्टी रुकना चाहिए एक बार, तो हो सकता है आपको 25-50 पॉइंट नीचे मिले।
डेटा के हिसाब से 27,500 27,550 पर बैंक निफ्टी रुकना चाहिए, वहाँ पर पहुँच चुका है। तो एक दिन इंतज़ार कर लेने में हर्ज नहीं है। और कौन सा ऐसा कल गैप से ऐसा तो है नहीं कि 100 पॉइंट फिर से निफ्टी ऊपर खुल जाएगा या बैंक निफ्टी सीधा 200-300 ऊपर खुलेगा, तो मिल जाएगा कल। अब आज के लिए हो गया भाई, और आज हर लेवल पे खरीदारी का मौका मिला और बहुत ही स्टैगर्ड हल्के हल्के तरीके से यहाँ पर हौले हौले खरीदारी हो रही थी पूरी मार्केट में। लेकिन 10,990 10,991 के स्तर पर ऐसे में काम काज। और सिद्धार्थ जी, OMC स्टॉक्स पे क्या किया जाए सर? बहुत स्ट्रॉन्ग खरीदारी HPCL, BPCL, IOC जैसे स्टॉक्स में आज ही नहीं बीते कुछ दिनों का डेटा बता रहा है पॉजिटिव साइड पे ट्रेडिंग हो रही है। ये तेजी बढ़ सकती है या फिर हो गया बस बहुत मुनाफा वसूली कर लेनी चाहिए? मेरे हिसाब से रजत मुनाफा वसूली कर लेनी चाहिए। OMCs में बहुत वॉलेटिलिटी रहेगी, क्रूड कहीं एक लेवल पे बैठा नहीं रहेगा, हमें लगता है क्रूड वोलाटाइल रहेगा। और हम जानते हैं कि सामने इलेक्शन है, तो यहाँ पे भी कुछ एक अटकलें लगाई जा सकती है। जिस हिसाब से गवर्नमेंट ने पहले 1 रुपए OMCs को अब्जॉर्ब करने को कहा और 1 रुपए खुद ने अब्जॉर्ब किया, तो ये पूरे समीकरण बन सकते हैं आने वाले महीनों में भी। तो हमें लगता है कि OMC से निवेश के लिए दूर रहे। और दूसरी चीज, OMC से हट के बात करूंगा रजत, मैं एक बात कहूंगा कि क्रिकेट में मास्टर ब्लास्टर एक ही रहे हैं, वो है सचिन तेंदुलकर। वैसे ही मैं मानता हूं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में मास्टर ब्लास्टर एक ही हैं, वो है हमारे अनिल जी। क्योंकि जिस सटीकता से उनके अनुमान लगता है, हम मानते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण है। अरे मेरी तो इतनी गलत जाती है, आपको पता भी नहीं है। एक्चुअली है ना, आपको बताऊँ, आप मेरे लिए लकी हो, जिस दिन आप शो पे हो तो उस दिन सही निकल जाती है। ऐसा है चक्कर, वो कोइंसिडेंस है, इसलिए आपको लगता है कि मेरी सही जाती है। जिस दिन गलत होती है उस दिन तो आप होते नहीं हो शो पे। लेकिन हाँ, कभी कभी थोड़ा थोड़ा अंदाज ठीक लग जाता है, तुक्का लगाते हैं तो कभी लग जाता है। ठीक है, आज तो खैर जो आपने शॉर्ट खेला वो सिर्फ रिलायंस इंफ्रा और रिलायंस पावर जैसे स्टॉक नहीं, लेकिन हाँ उस चीज़ की खुशी है मुझे कि आज सुबह से हमने ये कहा कि आज कमज़ोर क्वालिटी के शेयरों का दिन है। और आज देख लीजिए सब टॉप गेनर में वही शेयर है जो जनरली आप देखते नहीं या देखना नहीं चाहते, लेकिन आज चले वही हैं। आप देखिए सूर्यलोन 25%, PC ज्वेलर्स 10%, इक्विटास आइबुल हाउसिंग जिन्हें आप कमज़ोर क्वालिटी में रखेंगे, इन्फीबीम 10%, ये इस तरह के शेयर, JPSU से 7-8%, ये IRB 7%। तो जनरली इनको आप कमज़ोर क्वालिटी के मिड कैप शेयर मान सकते हैं। तो यही भागे हैं एक्चुअली। अच्छा है, चलिए भागे तो भागे, लेकिन एक स्टॉक और है जो कमज़ोर क्वालिटी का, जिक्र कर लूँ क्या? अगर ये 5 मिनट नहीं बचे होते तो शायद मैं इसको भाई कल के 2000 में दे देता, लेकिन अब 5 मिनट बचे था और कल के लिए तो मेरी हिम्मत नहीं है। और मैं कई बार गलत भी पढ़ चुका हूँ, तो इसलिए मैंने, कुणाल जी ने तो निश्चय कर रखा हम देंगे नहीं से को, लेकिन जस्ट डायल इस स्टॉक में भी बड़ा एक्शन होता है। देखिए सबसे बढ़िया बात है कि जस्ट डायल में प्राइस एक्शन नहीं हुआ है, वॉल्यूम एक्शन हुआ है। 538 रुपये पर जस्ट डायल ट्रेड कर रहा है इस वक्त, और 7% इसका भी ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है। तो आज इस पर शायद नज़र कम पड़ी है, हो सकता है इसका दिन कल बने। ऐसा लग रहा है आपको राजेश जी, कल इसका दिन हो सकता है? दिन इसका बनेगा अगर ये 545 को क्रॉस कर लेगा तो फिर इसमें एक अच्छा मूव आएगा। जिस तरीके से कंसोलिडेशन के बाद आज ब्रेकआउट हुआ है, बट वो ब्रेकआउट के बाद मुझे लगता है 545 का एक फॉलोअप बाइंग उसके ऊपर चाहिए। अगर उसके ऊपर आ जाता है स्टॉक तो बिल्कुल एक अच्छी तेज़ी बनेगी और जो इसको 560-565 के जोन में लेके जाएगा। सो कल देखना होगा कि ये 545 क्रॉस कर पाता है। अगर करता है तो बिल्कुल बाय करना चाहिए। स्टॉप लॉस होगा उसका फिर 538 का, 545 के ऊपर 565 का टारगेट बनता है इसका। साथ ही साथ ऑटो एंसिलरी, यहाँ पर अगर ऑटो में तेजी तो ऑटो एंसिलरी और टायर स्टॉक्स में भी तेजी देखने को मिली। इसमें व्हील्स इंडिया या फिर शिवम ऑटो, ये तमाम स्टॉक्स आज के सत्र में एक्शन में। और वैसे भी दिन है स्मॉल कैप स्टॉक्स का। सिद्धार्थ जी, ऑटो एंसिलरी प्ले कर रहे हैं क्या? कोई ऐसा स्टॉक जो पोर्टफोलियो में होना चाहिए अभी? दौड़ने वाला स्टॉक होगा और वो होगा टायर स्पेस से अपोलो टायर्स। अपोलो टायर्स हमें लगता है कि 270-80 के टारगेट से आपको जरूर बाइंग करनी चाहिए। मैनेजमेंट खुद अपनी कंपनी के शेयर ले रहे हैं, हर एक लेवल पे मैनेजमेंट एंटर कर रहे हैं। हमें लगता है कि उनको जितनी कॉन्फिडेंस है अपने बिजनेस पे, हमें भी उतनी कॉन्फिडेंस रखनी चाहिए। अपोलो टायर बहुत बेहतरीन कंपनी रह सकती है निवेश के लिए। चलिए, तो अपोलो टायर्स पे नजर रखें, लेकिन एक्शन चुनिंदा मेटल स्टॉक्स पे भी है। हालांकि ज्यादातर स्टॉक्स जो है वो हरे निशान में ही पाएंगे आप, लेकिन हिंद कॉपर ये मेजरली, स्टील अथॉरिटी यहाँ पर तेजी, और MOIL जैसे स्टॉक्स में एक्शन स्ट्रॉन्ग है। सरकारी कंपनियों का तो दिन है। MOIL या फिर हिंद कॉपर, बेहतर चार्ट स्ट्रक्चर किसका है? नाल्को को भी जोड़ लीजिए, उसके साथ तो डिविडेंड की खबर ऑलरेडी जुड़ चुकी है। लेकिन MOIL, हिंद कॉपर, नाल्को, इसमें से कोई भी राजेश जी स्टॉक आप ट्रैक कर रहे हैं क्या? देखें तो हिंद कॉपर थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। मुझे लगता है जिस तरीके का इसमें बेस फॉर्मेशन हुआ और आज जो मूव आया है, ये स्टॉक में मुझे लगता है कि और तेज़ी एक्सटेंड होना चाहिए। 52-53 तक के लेवल्स हम देख सकते हैं इस स्टॉक में, जो कि इसका मेजर सप्लाई जोन रहेगा।
सो 53 इसके लिए टफ हर्डल रहेगा, तो 2 से 3 रुपए की और तेजी यहाँ से बन सकती है स्टॉक में। तो अगर किसी ने लिया हुआ है तो थोड़ा होल्ड करें, 53 के आसपास पार्शियल प्रॉफिट बुक करें। 53 का ब्रेकआउट इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर वो ब्रेकआउट हो जाता है तो फिर मुझे लगता है स्टॉक एक बड़ी तेजी के लिए तैयार होगा और फिर इसमें 59 से 65 तक के टारगेट भी बन सकते हैं। सो 53 पे प्रॉफिट पार्शियल बुक करना चाहिए। ओके, और इस बीच आप थोड़ी देर पहले आईटीसी बोल रहे थे। जी हाँ, ये लीजिए आईटीसी खबर आ गई, दाम बढ़ा दी सिगरेट के। सिगरेट के दाम बढ़ गए, तो स्टॉक का दाम भी बढ़ेगा। सबके चेहरों के मुस्कुराहट, इसका मतलब कोई सिगरेट पीता नहीं है हमें। और सबके चेहरों पे मुस्कुराहट, तो हमारा इंटरेस्ट शेयर के दाम बढ़ने में ही है। कैप्स्टन, ये भी कोई सिगरेट है क्या? हाँ रजत, नितिन जी बताएं। ये तो ऐसा हो गया कि जब कभी केक कटिंग करना और वो कैंडल जलानी है तो जरा लाइटर देना, उसमें आदमी पकड़ में आ जाता है। ओके, कैप्स्टन फ्लेक एक्सल, मैं तो बहुत ही ढीला हूँ इस मामले में ब्रांड। आज मैं बहुत मिस कर रहा हूँ राकेश जी को, ये ब्रांड्स के नाम से नहीं पहचान पा रहा हूँ। लेकिन हाँ, आईटीसी ने सिगरेट के दाम बढ़ा दिए हैं, ये बड़ी खबर है। और सिगरेट के दाम आपने क्या टारगेट्स दिए थे, जरा एक बार जल्दी से बता दीजिए। 87 और 88 के टारगेट है। 87, 88 तक के टारगेट है आईटीसी के लिए, कल तक के लिए। और आज ही आगे तो आज आगे तो हम टारगेट रिवाइज करेंगे, कोई शॉर्ट कवरिंग एक्शन तो होनी है इसमें। हाँ, तो इसको लेके मतलब अभी बुक करके नहीं जाना है ना कल के लिए, बिल्कुल। तो आईटीसी के लिए ये बड़ी खबर है। ओके, ये बड़ी खबर होती है। हाँ, आईटीसी के साथ साथ गॉडफ्रे फिलिप्स भी देख लीजिएगा, क्योंकि दाम बढ़ेंगे तो एक कंपनी बढ़ाती है, सब बढ़े, सारे एक साथ बढ़ाते हैं भाई। तो चलिए, तो ये है आईटीसी के लिए दाम बढ़ाने की खबर। आईटीसी गॉडफ्रे फिलिप्स ज़्यादा भाग गया, 6%। मिड कैप होने का फ़ायदा उठाते हैं ये शेयर, है ना। तो चलिए, गॉडफ्रे फिलिप्स 6%, 5% मजबूत है, आईटीसी मजबूत है। गॉडफ्रे भी देख लीजिए राजेश जी, वो ऑलरेडी 6% के आसपास तेजी हो चुकी है, उसमें ब्रेकआउट है स्टॉक में। तो मुझे लगता है स्टॉक में 976 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 1976, 976, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 976। और आईटीसी 87, 88, 85 जिनके हाई पॉइंट पर बंद हो रहा है। तो बड़ी खबर आईटीसी की तरफ से सिगरेट के दाम बढ़ाने की खबर आती हुई है। क्या बात है। बैंक ऑफ बड़ौदा में भी खबर आ गई कि 5000 करोड़ रुपए तक की पूंजी सरकार जो है वो डालेगी बैंक ऑफ बड़ौदा में। ये इस समय की खबर 3.5%, 4% के आसपास की तेजी बैंक ऑफ बड़ौदा में देखने को मिली। लेकिन बाजार जो बंद हो रहा है उसमें 10,987 यानी कि 11,000 के लेवल को दस्तक दे सकता है मार्केट कल के सत्र में। स्ट्रॉन्ग मूव 122, 123 अंकों के आसपास की तेजी अभी भी देखने को मिल रही है। और इसके अलावा निफ्टी बैंक लगभग 450 पॉइंट्स की तेजी निफ्टी बैंक में कमाल कर गया आज ये। और अक्रॉस द बोर्ड सभी स्टॉक्स में निफ्टी बैंक के कंपोनेंट्स में अच्छी तेजी देखने को मिली। तो ये है शानदार तेजी आपके लिए आज। 3:30 बज गई, जल्दी बज गई ना। बहुत सारे स्टॉक्स पे चर्चा हो गई, तेजी का मार्केट है, अक्रॉस द बोर्ड खरीदारी देखने ये ना एक्सचेंज की फ्लेक्सिबल टाइमिंग होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। जिस दिन तेजी हो उस दिन थोड़ा 1-2 घंटा बढ़ा दें, जिस दिन मंदी खराब हो जाए 1:30-2 बजे खत्म कर दें। वी शुड बी इन डायनेमिक एनवायरनमेंट। क्या कहना है? मंदी का बाजार तो सुबह ही खत्म हो आप खोले ही नहीं किसी दिन। सबसे बड़ी छुट्टी होगी। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता ना, ये तो मतलब विश लिस्ट है, ऐसा हो जाए तो फिर क्या कहना है। लेकिन चलिए, आज का सेशन तो बिल्कुल ऐसा सेशन है, देखिए जब है ना भाव और भावनाएं अच्छी रखो आप तो उसका असर दिखता है। सिद्धार्थ जी पहले कुछ कहना चाहते हैं, पहले सिद्धार्थ जी की बात सुन लूँ मैं। सिद्धार्थ जी बोलिए। वो जो ट्रेन में राजधानी वगैरह में डायनामिक प्राइसिंग की सिस्टम रहती है, वैसे मार्केट में डायनामिक टाइमिंग होनी चाहिए। जब मार्केट अच्छी होती है तो उसको एक्सटेंड करना चाहिए, जब मार्केट खराब है तो जल्द बंद कर दें। बिल्कुल 100%, मैं तो आपके साथ हूँ एकदम। सारे पार्टिसिपेंट्स का एक वोटिंग, हाँ बस कि भाई 12 बजे तक 1 बजे तक वोटिंग कर लो कि आज आपको कितने बजे तक खुला रखना है। एक रिंग के ज़माने में बड़ा इंटरेस्टिंग होता था, 12 से 2 ही मार्केट खुलता था खाली, उसमें भी कभी बारिश ज़्यादा होगी, ट्रेन लेट होगी, आज छुट्टी, किसी ब्रोकर की फैमिली में किसी की डेथ हो गई, आज छुट्टी, मतलब वहाँ उस समय छुट्टी का बहाना चाहिए होता था। तो मतलब हार्डली खुलते थे मार्केट, 2 घंटा खाली रिंग खुलती थी, बाकी आराम से दलाल स्ट्रीट के वो बीएससी की बिल्डिंग के आसपास वो सब खाने पीने का एंजॉय करो, सैंडविच से लेके वड़ा पाव से लेके सारी चीज़ें वही होता था। बट एनीवे चलिए, वो दिन अलग थे। अब देखिए जो एक्शन होता हुआ दिखा आज। हाँ, मैं ये कह रहा था कि भाव और भावनाएं अच्छी रखो ना, बाजार में तेजी होती है। तो आज हमने एक भावना बहुत अच्छी रखी, हमने आज से शुरुआत की थी। सुबह हम जो शो करते हैं फर्स्ट एड, वो जब हम शो ख़त्म करते हैं तो हमने आज से जय हिंद करना शुरू किया है कि हम जय हिंद के साथ शो ख़त्म करेंगे। तो आज ही से शुरुआत की, आज देखिए मार्केट ने बिल्कुल जय हिंद की तरह वाला सैल्यूट दिया है। सिद्धार्थ जी दोनों, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश जी आपका भी शुक्रिया।